वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ठीक है, और उसमें अभी तक हम लोगों ने क्या स्टडी कर लिया है? उसमें अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया है कि पॉपुलेशन क्या होता है। हम लोगों ने इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा था, हम लोगों ने जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा था। उसके उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि रैंडम मेटिंग क्या होता है, नॉन रैंडम मेटिंग क्या होता है, मेंडेलियन पॉपुलेशन क्या होता है, नॉन मेंडेलियन पॉपुलेशन क्या होता है, जीन का फ्लो क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है, जीन पूल क्या होता है किसी पॉपुलेशन का, एलील क्या होता है, जीन्स क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, एलील फ्रीक्वेंसी को कैसे करके कैलकुलेट करते हैं, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को कैसे करके कैलकुलेट करते हैं किसी भी पॉपुलेशन का। ये सब सारा का सारा हम लोग स्टडी कर लिए हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। और वैसे भी तो देखो ना, पॉपुलेशन जेनेटिक्स का डेफिनेशन ही यही है कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स ऐसा ब्रांच होता है जेनेटिक्स का जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में? बस दो ही चीज के बारे में जो स्टडी करते हैं ना। एक क्या चीज है? एलील फ्रीक्वेंसी या जीन फ्रीक्वेंसी। दूसरा क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। कौन से पॉपुलेशन का? मेंडेलियन पॉपुलेशन का। तो ये सब सारा का सारा मैं बता दिया हूँ, ठीक है। और यही जीन फ्रीक्वेंसी या एलील फ्रीक्वेंसी एंड हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है एक प्रिंसिपल जिसको हम लोग बोलते हैं हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। और ये भी हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। या इसको हम लोग हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, या इसको हम लोग हार्डी वेनबर्ग रूल भी बोलते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं ये पता चलेगा अभी। और बार बार मैं ये बोलूंगा कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल पॉपुलेशन जेनेटिक्स का पार्ट है। और पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम लोग दो चीज के बारे में स्टडी करते हैं, पहला जीन फ्रीक्वेंसी, दूसरा जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी का दूसरा नाम क्या है? एलीलिक फ्रीक्वेंसी या एलील फ्रीक्वेंसी। और हम लोग बोलेंगे एंड हम लोग क्या बोलेंगे? जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बस यही दो चीज को ही हम लोगों को किस में अप्लाई करना है? हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में अप्लाई करना है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि हार्डी वेनबर्ग जो प्रिंसिपल होता है वो किससे रिलेटेड होता है? हम लोग बोलेंगे एलिलिक फ्रीक्वेंसी एंड हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। तो मैंने डिटेल में बताया है एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा तो ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी ये सीरीज ऑफ लेक्चर जो है ना पॉपुलेशन जेनेटिक्स का, इसमें जो भी मैंने बताया है उसको आप वन बाय वन देखो, तो सारा कुछ एक एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा? कोरिलेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या स्टडी करेंगे? अभी हम लोग स्टडी करेंगे हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे? सबसे फर्स्ट थिंग इसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे? सबसे फर्स्ट थिंग हम लोग स्टडी करेंगे कि ये व्हाट इज हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, मतलब हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या होता है। या इसको हम लोग हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन भी बोल, ये इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं। व्हाट इज हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, या हम लोग बोलेंगे हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है सबसे पहले हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द अजम्पशंस, मतलब हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के लिए क्या क्या अजम्पशंस दिया गया था, क्या क्या हम लोग बोलेंगे कंडीशंस था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन, हार्डी वेनबर्ग क्या इक्वेशन दिया था ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फ्रॉम वेयर इट इज डेराइव्ड एंड हाउ। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कहां से ये इक्वेशन आया था, या हम लोग बोलेंगे कहां से इक्वेशन को डेराइव किया गया था और कैसे करके किया गया था, ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वैसा पॉपुलेशन जो इस इक्वेशन या हम लोग बोलेंगे जो इस हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो करेगा वो उस पॉपुलेशन में इवोल्यूशन होगा या नहीं होगा, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी हम लोग थ्योरी पढ़े हैं ना हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल से रिलेटेड, उस थ्योरी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सीएसआईआर से रिलेटेड क्वेश्चंस और भी अदर क्वेश्चंस, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल से ये इसका जो इक्वेशन है, ठीक है, उस इक्वेशन से रिलेटेड क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, टाइप्स क्या होता है, न्यूमेरिकल्स क्या होता है, वो सब सारा का सारा हम लोग इसके अंडर स्टडी करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स एंड पैटर्न ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड हाउ टू सॉल्व इट, ठीक है। तो मैं बहुत सारा ट्रिक्स भी बताऊंगा। और प्रीवियस लेक्चर में मोस्टली मैंने बता दिया ये एलील फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हम लोग बोलेंगे जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी कैसे करके कैलकुलेट करते हैं, मैंने बताया था। उसी से ही रिलेटेड है क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल से जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो उससे ही रिलेटेड होता है, ठीक है। तो क्या न्यूमेरिकल्स है, कैसे करके न्यूमेरिकल्स को पहचानेंगे, कैसे करके सॉल्व करेंगे, ये सब सारा का सारा मैं बताऊंगा। और ये बहुत आसान है, ठीक है, टॉपिक याद रखना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या चीज, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल या व्हाट इज हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के साथ इसका अजम्पशन को भी बताऊंगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं लिखा हूँ हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या होता है
और इसका क्या क्या एजम्पशंस है, तो एजम्पशंस में मैं 2 ही एजम्पशंस लिखा हूँ, और भी एजम्पशंस है जिसको मैं यहाँ पर मिटा के लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में एक ही बार में समझाऊंगा कि हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या होता है, इसका एजम्पशंस क्या होता है, और उसके बाद ये इसका इक्वेशन क्या होता है, ये सब मैं एक ही साथ समझाऊंगा, ठीक है। पर देखो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद देखो ये प्रिंसिपल मतलब हार्डी-वेनबर्ग जो प्रिंसिपल है ना, उसके लिए कुछ कुछ अजम्पशंस दिए गए हैं, कुछ कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सब जो अजम्पशंस है वो अजम्पशंस क्या है, वो उसको मैंने यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं अजम्पशंस है। ये सब क्या है, ये सब सारा का सारा क्या हम लोग बोलेंगे, ये हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल का अजम्पशंस है। क्या होता है ये अजम्पशंस, सब कुछ मैं बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलता है। देखो ध्यान से याद रखना, फर्स्ट थिंग ये रखना कि ये हार्डी-वेनबर्ग जो है ना, ठीक है, ये 2 अलग अलग साइंटिस्ट है, ठीक है। एक का नाम हार्डी था, एक का नाम क्या था, वेनबर्ग था। और ये याद रखना ये हार्डी-वेनबर्ग क्या थे, हम लोग बोलेंगे नॉन बायोलॉजिस्ट थे, याद रखना, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये नॉन बायोलॉजिस्ट थे, मतलब ये क्या थे, हम लोग बोलेंगे दोनों का दोनों मैथमेटिशियन थे, ठीक है। तो उन्होंने ही क्या दिया, हम लोग बोलेंगे एक प्रिंसिपल को दिया, एक इक्विलिब्रियम जिसको एक प्रिंसिपल को दिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, या इसको हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, हार्डी-वेनबर्ग रूल बोलते हैं किसी पॉपुलेशन के लिए, याद रखना है, ठीक है। तो देखो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, ध्यान से देखो यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि किसी भी एक पॉपुलेशन में, ठीक है, किसी भी हम लोग बोलेंगे एक मान लीजिए पॉपुलेशन है, ठीक है, उस पॉपुलेशन में हम लोग बोलेंगे ये जो इंडिविजुअल जो इस पॉपुलेशन में रह रहे हैं, ठीक है, ये जो इंडिविजुअल जो इस पॉपुलेशन में रह रहे हैं, इस इंडिविजुअल का याद रखना है, इस इंडिविजुअल का हम लोग बोलेंगे एलील फ्रीक्वेंसी, या इसको हम लोग बोल सकते हैं जीन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड हम लोग बोल सकते हैं इस इंडिविजुअल्स का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी जो है वो हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट रहता है, वो हम लोग बोलेंगे चेंज नहीं करता है, वो हम लोग बोलेंगे सेम रहता है, ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। क्योंकि यहां पर हम लोग बोलेंगे एलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या चीज रहता है, हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट रहता है, या हम लोग बोलेंगे अनचेंज रहता है, ठीक है, अनचेंज रहता है, या हम लोग बोलेंगे सेम रहता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर टर्म देते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है, याद रखना है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। लेकिन ये हम लोग बोलेंगे ये तभी पॉसिबल है, किसी भी पॉपुलेशन में हम लोग बोलेंगे एलील फ्रीक्वेंसी या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहेगा या कांस्टेंट रहेगा या सेम रहेगा, ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग बोलेंगे ये पॉपुलेशन कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, तभी ये पॉसिबल है। तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं, देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन पॉपुलेशन फॉलो सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। अगर ये कंडीशंस को पॉपुलेशन फॉलो करता है तभी इस पॉपुलेशन में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो इंडिविजुअल्स रह रहे हैं उस इंडिविजुअल्स का जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है, जो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है, वो क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, या हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट रहेगा, या हम लोग बोलेंगे अनचेंज रहेगा, ठीक है, याद रखना है। तो ये क्या क्या क्राइटेरिया है या क्या क्या अजम्पशंस है, ये मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल का मतलब ये हो गया। अब देखो वही मैंने लिखा है कि ये दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, मतलब ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि किसी एक पॉपुलेशन का एलिलिक फ्रीक्वेंसी या जीन फ्रीक्वेंसी एंड हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा या अनचेंज रहेगा या सेम रहेगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग बोलेंगे ये पॉपुलेशन क्या करेगा, सर्टेन कंडीशन को फॉलो करेगा। और ये जो कंडीशंस दिया गया है ना, इस कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अजम्पशंस। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल का क्या है, ये सब अजम्पशंस है, मतलब ये अजम्पशंस अगर कोई पॉपुलेशन ये कंडीशंस या ये अजम्पशंस को फॉलो करता है तभी इस पॉपुलेशन का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एलील फ्रीक्वेंसी एंड हम लोग बोलेंगे जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा या अनचेंज रहेगा। लेकिन अगर कोई पॉपुलेशन अगर इस अजम्पशंस को जो हार्डी-वेनबर्ग ने दिया था, अगर इस अजम्पशंस को फॉलो नहीं करेगा, कोई एक अजम्पशंस को भी फॉलो नहीं करेगा, तो याद रखना है उस पॉपुलेशन का एलील फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट या अनचेंज या हम लोग बोलेंगे सेम नहीं रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर बार बार टर्म आ रहा है, क्या चीज, एलीलिक फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया है, पहले भी पढ़ाया है, इसी प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने डिटेल में बताया, बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। लेकिन फिलहाल मुझे इस चीज को समझाना है, तो देखो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ क्या चीज होता है, एलीलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी को पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताता हूँ, उसके बाद फिर कोरिलेट करता हूँ किसके साथ, ये जो प्रिंसिपल है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल का डेफिनेशन है उसके साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको मिटा रहा हूँ और मैं यहाँ पर बताता हूँ, देखो देखना ध्यान से, एलीलिक और एलीलिक फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो देखो ध्यान से, बहुत आसान है, समझो। देखो जैसे कि मान लो कि हम लोग बोलेंगे, जैसे कि मान लो कोई एक जीन है, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूं, जैसे मान लो कि कोई एक जीन है जिस जीन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिस जीन को हम लोग बोल रहे हैं ए जीन, ठीक है।
कोई भी जीन का, याद करो मैंने क्या बताया था कि हम लोग बोलेंगे कोई भी जीन का हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे दो एलील्स होगा, ठीक है, याद रखना है। एक को हम लोग क्या बोलेंगे कैपिटल ए, दूसरा क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए, ठीक है। तो याद रखना कोई एक जीन है उसका क्या होगा हम लोग बोलेंगे दो एलील होगा, ठीक है। एक क्या होगा कैपिटल ए जो कि फादर की तरफ से आएगा, एक क्या होगा हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए जो कि मदर की तरफ से आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोई एक जीन का हम लोग बोलेंगे ये एलील क्या होता है, अल्टरनेट फॉर्म होता है, ठीक है। मतलब एलील्स आर द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन, ठीक है। मान लो यहाँ पर ए जीन है, ए जीन का क्या चीज है, ये कैपिटल ए फादर से आया है और हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए क्या चीज मदर से आती है, क्या हो गया हम लोग बोलेंगे ये एलील्स हो गया, किस जीन के लिए हम लोग बोलेंगे ए जीन के लिए। उसी तरह मान लो कि और एक अगर मैं जीन ले लेता हूं, मान लो यहाँ पर मान लो बी जीन मान लो मैं ले लेता हूं, ठीक है। तो ये जीन का भी दो अल्टरनेटिव फॉर्म है, एक फादर से आया है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे कैपिटल बी, एक मदर से आया है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे स्मॉल बी, ठीक है। तो यही जीन का हम लोग बोलेंगे दो अल्टरनेटिव फॉर्म है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे एलील, ठीक है। तो बी जीन का एलील क्या हुआ कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी फादर से आया है स्मॉल बी मदर से आया, या हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल बी मदर से आया स्मॉल बी फादर से आया, ठीक है। उसी तरह मान लो और एक जीन अगर हम लोग ले ले, मान लो सी जीन, ठीक है। तो ये जीन का भी क्या होगा हम लोग बोलेंगे दो अल्टरनेट फॉर्म होगा, एक फॉर्म किससे आएगा हम लोग बोलेंगे फादर से आएगा जिसको हम लोग कैपिटल सी लिखेंगे, और एक फॉर्म किससे आएगा हम लोग बोलेंगे मदर से आएगा जिसको हम लोग स्मॉल सी लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो अल्टरनेट फॉर्म होता है किसी भी जीन का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एलील, ठीक है। इसका मतलब याद रखना कि कोई एक जीन का हम लोग बोलेंगे दो ही एलील होगा, देख सकते हैं कोई भी एक जीन का हम लोग बोलेंगे क्या होगा दो ही एलील पॉसिबल है, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखना। अब यहां पर देखो मैं ऐसे करके समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे एलील, तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पर हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए और जो स्मॉल ए है वो क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे एलील है, किस जीन का हम लोग बोलेंगे ए जीन का, ठीक है। अब यहां पर समझना है देखो ध्यान से। और हाँ और एक चीज कोई भी अगर जीन रहेगा तो उसका दो ही एलील है, एक क्या दो ही एलील पॉसिबल होगा, एक क्या होगा हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए एंड हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए, याद रखना डिप्लॉयड पॉपुलेशन में, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखना, या डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। अब यहां पर देखो अब हम लोग बोलेंगे कि ये तो एलील तो समझ में आ गया, ठीक है। अब जीनोटाइप क्या होता है देखो ध्यान से, जीनोटाइप का मतलब होता है देखो ध्यान से जीनोटाइप, ठीक है। जीनोटाइप मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। जीनोटाइप का मतलब हो गया डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या बोलेंगे हम लोग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स, याद रखना है, ठीक है। मतलब हम लोग बोलेंगे ये जीन का दो ही एलील है ना कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक है। तो इस जीन का हम लोग बोलेंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या होगा, या हम लोग बोलेंगे इस एलील का डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या होगा, एक कॉम्बिनेशन क्या होगा कैपिटल ए पॉसिबिलिटी है, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, और तीसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एक जीनोटाइप, ठीक है। ये क्या चीज है, ये भी एक जीनोटाइप है, ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे एक जीनोटाइप है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर जो एलील है इसी का तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ना, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन क्या हम लोग बोलेंगे देखो कैपिटल ए, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा कैपिटल ए बनेगा, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए बनेगा, तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा स्मॉल ए बनेगा, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जीनोटाइप बोलते हैं, या इसको हम लोग जेनेटिक मेकअप बोलते हैं किसी भी इंडिविजुअल का, मतलब वो इंडिविजुअल का जीनोटाइप क्या है, ठीक है। इसका मतलब याद रखना एक जो जीनोटाइप है ना कैपिटल ए वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कैपिटल स्मॉल ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोग बोलेंगे ये एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोग बोलेंगे एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने ये बताया था देखो ध्यान से, इकोलॉजी के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया था, इकोलॉजी के अकॉर्डिंग मैंने ये बताया था कि कोई भी एक पॉपुलेशन है, ठीक है। पॉपुलेशन में क्या रहेगा हम लोग बोलेंगे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिलेगा, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये सब क्या है जब बहुत सारे इंडिविजुअल प्रेजेंट होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो इकोलॉजी के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया था, इकोलॉजी के अकॉर्डिंग मैंने बताया था ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे ये इंडिविजुअल है, ठीक है। ये इंडिविजुअल है, ये भी इंडिविजुअल है, ये भी इंडिविजुअल है, ठीक है। लेकिन हम लोग जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग क्या बात करते हैं, जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग ये बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोलते हैं, इसी एक इंडिविजुअल को हम लोग क्या बोलेंगे एक जीनोटाइप बोलेंगे, याद रखना है मैंने ये बताया था। इसका मतलब जब भी मैं कभी इंडिविजुअल बोलूं तो उसका मतलब क्या समझना जीनोटाइप, एक इंडिविजुअल मतलब एक जीनोटाइप, ठीक है। दूसरा इंडिविजुअल मतलब दूसरा जीनोटाइप। तो इसको कैसे समझेंगे, तो देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, जैसे कि मान लीजिए एक इंडिविजुअल है इसका जीनोटाइप क्या हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए है, ठीक है। उसी तरह ये दूसरा इंडिविजुअल इसका जीनोटाइप क्या है कैपिटल ए स्मॉल है,
ये तीसरा इंडिविजुअल, इसका जीनोटाइप क्या हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए है, ठीक है। तो हम लोग जब भी कभी याद रखना है, अगर मान लो कि मैं ऐसे लिख दिया, ठीक है, मान लो कि मैं ऐसे लिखा, देखो ध्यान से, ये एक इंडिविजुअल है जिसका जीनोटाइप क्या है स्मॉल है, तो याद रखना है हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे एक जीनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। जीनोटाइप का मतलब हो गया हम लोग बोलेंगे आदमी, एक आदमी, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर क्या एक आदमी है, यहाँ पर और एक आदमी है, यहाँ पर और एक आदमी है, इस आदमी का जीनोटाइप क्या है कैपिटल है, इस आदमी का जीनोटाइप क्या है स्मॉल है, इस आदमी का जीनोटाइप क्या है हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए है। तो यहाँ पर कैपिटल ए मतलब एक आदमी को बता रहा है, कैपिटल स्मॉल ए वो एक आदमी को बता रहा है, स्मॉल ए और एक आदमी को बता रहा है, ठीक है। तो एक जीनोटाइप का मतलब समझ जाना एक आदमी, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे एक इंडिविजुअल, ठीक है। तो यहाँ पर और भी हो सकता है पॉपुलेशन में, मान लो कि यहाँ पर ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है, ये भी मान लो एक इंडिविजुअल है, ठीक है। तो इसका जीनोटाइप क्या है, मान लो कि यहाँ कैपिटल है स्मॉल है, मान लो इसका जीनोटाइप क्या है कैपिटल है, ठीक है, याद रखना है। तो एक जीनोटाइप याद रखना है किसको रिप्रेजेंट कर, हम लोग बोलेंगे एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना। तो जब भी मैं कभी जीनोटाइप बोलूं ना तो तुरंत दिमाग में क्या आना है एक इंडिविजुअल, ठीक है, या जब भी मैं कभी एक इंडिविजुअल बोलूं ना तो तुरंत दिमाग में क्या आना है एक जीनोटाइप, ठीक है। और जब भी मैं कभी जीनोटाइप ऐसे बोलूं ना कैपिटल ए जीनोटाइप, इसका मतलब क्या चीज दिमाग में सोचना है एक इंडिविजुअल, ठीक है, या एक आदमी। जब भी मैं कभी ऐसे लिखूं ना कैपिटल ए स्मॉल है मतलब ये क्या है एक जीनोटाइप है, इसका मतलब क्या हम लोग बोलेंगे एक आदमी, ठीक है। जब भी मैं ऐसे लिखूं ना स्मॉल है इसका मतलब ये क्या चीज है एक जीनोटाइप है, इसका मतलब ये एक आदमी को बता रहा है, एक आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में रखना। अब देखो अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ ध्यान से, देखो यहाँ तो हम लोग ये समझ गए कि एलील क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करते हैं, किसमें इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं हम लोग इसके डेफिनेशन में, देखो ध्यान से, ठीक है, इसके डेफिनेशन में हम लोग इस चीज को अप्लाई करते हैं। देखो समझना यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं पॉपुलेशन बना रहा हूँ, ठीक है, ये क्या चीज है ये एक पॉपुलेशन है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे ये पॉपुलेशन है, ठीक है। इसमें हम लोग बोलेंगे कि मान लो यहाँ पर मान लो कि मैं बहुत सारे इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, लेकिन मैं यहाँ पर 3 इंडिविजुअल को लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे मैं कर रहा हूँ मान लो, ठीक है। यहाँ पर क्या चाहिए हम लोग बोलेंगे ये सब इंडिविजुअल है, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये जो इंडिविजुअल है ना, ठीक है, इसमें से एक इंडिविजुअल का जीनोटाइप क्या हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए है, ठीक है। दूसरा इंडिविजुअल का जीनोटाइप क्या चाहिए कैपिटल ए स्मॉल ए है, ठीक है। तीसरा इंडिविजुअल का जो जीनोटाइप है वो क्या चीज है हम लोग बोलेंगे मान लो वो क्या चीज है स्मॉल ए है, ठीक है। या आप और भी यहाँ पर ले सकते हैं और आप इंडिविजुअल यहाँ पर बना सकते हैं, आप बिल्कुल अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बना लीजिए। तो मान लो ये भी ये इंडिविजुअल का भी जीनोटाइप क्या है कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पर मैं और एक इंडिविजुअल बना दिया, इसका भी जीनोटाइप मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए है। यहाँ पर मैं और एक इंडिविजुअल बना दिया, इसका भी जीनोटाइप क्या हम लोग बोलेंगे क्या चीज है स्मॉल है, ठीक है, याद रखना है। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर चलो यहाँ इसको हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो दो इंडिविजुअल है ना, यहाँ पर देखो ये इसका जीनोटाइप क्या हम लोग बोलेंगे कैपिटल है। यहाँ पर जो दो इंडिविजुअल है इसका जीनोटाइप क्या है कैपिटल है स्मॉल है। यहाँ पर जो दो इंडिविजुअल है इसका क्या हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप क्या स्मॉल है, ठीक है। तो अब अगर मान लो कि यहाँ पर हमको एलिलिक फ्रीक्वेंसी अगर कैलकुलेट करना है, ठीक है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी अगर हमको यहाँ पर निकालना है इस पॉपुलेशन का, तो हम लोग क्या बोलेंगे ध्यान से देखो, तो हम लोग क्या बोलेंगे एलिलिक फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या चीज दो ही पॉसिबिलिटी है ना, मतलब रिपीटेशन का मतलब क्या चीज या तो कैपिटल ए कितना बार इस पॉपुलेशन में आ रहा है, या तो हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए कितना बार इस पॉपुलेशन में आ रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिलिक फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान से देखो ये एक एलील है, ये एक एलील है, ठीक है, ये एक एलील, ये सब एलील है ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमको ये बताना है कि यहाँ पर कितना हम लोग बोलेंगे पॉसिबिलिटी कितना है दो ही, तो मतलब ये है ना एलील है कैपिटल ए है स्मॉल है, ठीक है। तो कैपिटल ए कितना बार आया इस पॉपुलेशन में, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए कितना बार आ रहा है इस पॉपुलेशन में, इसको ही हम लोग बोलेंगे एलिलिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो चलो काउंट करते हैं, देखो कैपिटल ए कितना बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, ठीक है। कैपिटल ए मतलब कैपिटल ए अगर हम लोग एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालें कैपिटल ए एलील का अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालें तो हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, कि पहले देखो पॉपुलेशन में कितना ए मतलब वैसा इंडिविजुअल आ रहा है जिसके पास क्या आप लोग बोलेंगे कैपिटल ए एलील है, तो कितना इंडिविजुअल है देखो ध्यान से, एक इंडिविजुअल में कितना 1 2 3 4 5 6 ही तो है ना, 6 बार कैपिटल ए आ रहा है। कितना इंडिविजुअल्स में देखो ध्यान से कितना इंडिविजुअल्स है 1 2 3 4 5 6 मतलब एक इंडिविजुअल में 2 एलील होता है, ठीक है। तो 6 में कितना होगा 12 होगा एलील, तो देख सकते हैं आप एलील भी काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर कितना एलील होगा हम लोग बोलेंगे 12, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या निकलेगा, इससे हम लोग को निकल जाएगा कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, मतलब एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, कितना आएगा हम लोग बोलेंगे कितना आएगा, आप देख सकते हैं
कितना आएगा, हम लोग बोलेंगे 0 पॉइंट कितना आ रहा है, हम लोग बोलेंगे 5 आ रहा है, 0.5 आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकला किसका, हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए का। अब और किसका हमको निकालना है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी स्मॉल ए का निकालना है। ठीक है, तो स्मॉल ए का कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले काउंट करो कि टोटल इंडिविजुअल में कितना हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए आ रहा है, तो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 बार आ रहा है, कितना में आ रहा है, तो देखो ध्यान से कितना इंडिविजुअल है, टोटल कितना हम लोग बोलेंगे 6 है ना, तो 6 को 2 से गुना करो, हम लोग बोलेंगे 12। तो इसका मतलब कितना यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल एलील्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से यहाँ पर भी क्या आएगा, 0.5 आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। और मैंने बताया था एलिलिक फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या बताया था, नंबर ऑफ ए पर्टिकुलर एलील डिवाइडेड बाय हम लोग बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ एलील। तो यहाँ पर ए एलील का हम लोग को निकालने के लिए क्या था, नंबर ऑफ पर्टिकुलर ए एलील डिवाइडेड बाय हम लोग बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ एलील। तो ए एलील कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया तो 6 लिखे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलील मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एलील है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 12, या हम लोग या जीनोटाइप को काउंट करो, कितना जीनोटाइप है, मतलब कितना इंडिविजुअल है, 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि एक इंडिविजुअल में कितना कितना एलील होता है, हम लोग बोलेंगे 2 एलील्स ही तो होता है ना। इसका मतलब 6 इंडिविजुअल में कितना होगा, 12 एलील्स होगा। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे एलिलिक फ्रीक्वेंसी हुआ। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर इस पॉपुलेशन का देखो ध्यान से, एलिलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, कांस्टेंट का मतलब ये कि अगर हम लोग कैपिटल ए और अगर हम लोग स्मॉल ए को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, हम लोग बोलेंगे 1 आना चाहिए, या हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट होना चाहिए। तो कैपिटल ए को देखो जोड़ो, यहाँ पर कितना हम लोग बोलेंगे 0.5 है, स्मॉल ए को यहाँ पर कितना एलिलिक फ्रीक्वेंसी 0.5 है, इसको आप जोड़ो तो देखना कितना आएगा, हम लोग बोलेंगे कितना आएगा 0.5 हम लोग बोलेंगे ये कितना आ गया, ये आ गया, हम लोग बोलेंगे 1:2, मतलब ये कितना आ गया, एक आ गया ना, 0.5 और 0.5 प्लस 0.5 कितना आएगा, हम लोग बोलेंगे 1 आएगा। देखो ध्यान से 1 आएगा। ठीक है, जो कि किसके इक्वल है, हम लोग बोलेंगे इस कांस्टेंट के इक्वल है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कोई भी अगर पॉपुलेशन है, ठीक है, जिसका एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब किसके बराबर, हम लोग बोलेंगे 1 के बराबर, तो वो पॉपुलेशन हम लोग बोलेंगे कौन कैसा पॉपुलेशन, हम लोग बोलेंगे हार्डी वेनबर्ग पॉपुलेशन है। ठीक है, और वो पॉपुलेशन क्या चीज को फॉलो कर रहा है, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए याद रखना, एलील फ्रीक्वेंसी के लिए मैं क्या बता रहा हूँ, एलील फ्रीक्वेंसी के लिए जो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल जो के लिए जो इक्वेशन दिया गया, वो इक्वेशन क्या दिया गया, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, याद रखना है। ठीक है, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 दिया गया एलील फ्रीक्वेंसी के लिए हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन। तो यहाँ पर P क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, P रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग बोलेंगे कैपिटल A को, मतलब कैपिटल A एलील को, और Q क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग बोलेंगे Q रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल a एलील को। ठीक है, दोनों को जोड़ो, देखना हमेशा क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे अगर 1 आया तो इसका मतलब समझ जाना कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी इस पॉपुलेशन क्या क्या है, कांस्टेंट है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कितना a कितना है 0.5 है, प्लस हम लोग बोलेंगे स्मॉल a कितना है 0.5, दोनों को जोड़ो तो कितना आ रहा है, हम लोग बोलेंगे 1 आ रहा है। इसका मतलब हो गया, हम लोग बोलेंगे ये जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन में हम लोग बोलेंगे जो इंडिविजुअल्स है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इस इंडिविजुअल्स का क्या चीज है, जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट है, वो अनचेंज्ड है, वो हम लोग बोलेंगे सेम है। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये पॉपुलेशन को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हार्डी वेनबर्ग पॉपुलेशन। क्या बोलेंगे, हार्डी वेनबर्ग पॉपुलेशन बोलेंगे, याद रखना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, याद रखना यहाँ पर एलिलिक फ्रीक्वेंसी के लिए जो हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के लिए ये इक्वेशन हम लोग बोलेंगे क्या होता है, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस हम लोग बोलेंगे Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ये किसके लिए, ये जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी के लिए, याद रखना ये जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के लिए, ये किसके लिए हम लोग बोलेंगे, ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी या एलिल फ्रीक्वेंसी के लिए है, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। P हमेशा याद रखना रिप्रेजेंट करेगा डोमिनेंट एलील को, या हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए को, और क्यू रिप्रेजेंट करेगा हम लोग बोलेंगे रिसेसिव एलील, या हम लोग बोलेंगे चीज स्मॉल ए को। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखो। अब इसी को अप्लाई करो इस डेफिनेशन में कि यहाँ पर देखो ध्यान से एलिलिक फ्रीक्वेंसी कैसे कांस्टेंट हुआ वो मैंने बताया। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्या बोला, ये प्रिंसिपल बोलता है कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी या जीन फ्रीक्वेंसी, इसी को हम लोग एलिलिक या जीन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, किसी भी पॉपुलेशन का देख सकते हैं ये क्या चीज है, कांस्टेंट है, या हम लोग बोलेंगे अनचेंज्ड है। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, ये पॉपुलेशन को हम लोग बोलेंगे हार्डी वेनबर्ग पॉपुलेशन बोलेंगे। और ये क्या चीज को फॉलो कर रहा है, ये क्या चीज को फॉलो कर रहा है, हम लोग बोलेंगे इस रूल को या इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, याद रखना है
कोई भी पॉपुलेशन अगर इस प्रिंसिपल या इस रूल को फॉलो करे, इसका मतलब यहाँ पर क्या चीज लगा, हम लोग बोलेंगे कुछ अजम्पशंस लगा है, जो अजम्पशंस को मैं बताऊंगा। अभी मैं बस ये बता रहा हूँ कि कैसे करके एलिल फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है और कैसे करके जीरोटिपिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। तो मैंने बता दिया इस डेफिनेशन का पहला एस्पेक्ट कि क्या चीज है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी कैसे करके कांस्टेंट हुआ या कैसे करके अनचेंज हुआ। ठीक है, ये मैंने बता दिया। तो यहाँ पर मैं कितना कितना इंडिविजुअल्स को लिया था, 6 इंडिविजुअल्स को लिया था ना। अब 3 इंडिविजुअल्स या हम लोग बोलेंगे मोर देन 6 को भी लेके कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर 3 इंडिविजुअल रहता, मान लो, ठीक है, देखो ध्यान से, अगर मान लो 3 इंडिविजुअल रहता, ठीक है, अब हमको इसमें क्या निकालना था, हम लोग बोलेंगे एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालना था। और अगर एलिलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट आता, मतलब 1 आता, तो इसका मतलब ये पॉपुलेशन क्या चीज को फॉलो कर रहा है, हम लोग बोलेंगे हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से कैसे निकालना है। ठीक है, दो ही तो पॉसिबिलिटी है ना। यहाँ पर एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एलिलिक फ्रीक्वेंसी, हम लोग बोलेंगे, याद रखना है, जो कैपिटल डोमिनेंट एलील है, मतलब कैपिटल ए कितना बार रिपीट हुआ इस पॉपुलेशन में, और जो रिसेसिव एलील है, मतलब रिसेसिव जो एलील है जिसको बोलते हैं स्मॉल ए, वो कितना बार रिपीट किया है पॉपुलेशन में। ठीक है, वही इसी को तो बोलते हैं एलीलिक फ्रीक्वेंसी ना। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत अच्छे से बताया, आप देखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे अगर एलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कैपिटल ए का, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, एलीलिक फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए का अगर निकालेंगे तो ये कितना कितना बार, देखो ए कितना बार इस पॉपुलेशन में ए आ रहा है, ए एलील कितना बार आ रहा है, 1 2 3, तीन ही बार तो आ रहा है ना। तो ऊपर में क्या लिखोगे, 3। ठीक है, और कितना में आ रहा है, देखो ध्यान से, कितना में आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ एलील काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखेंगे 3/6। ठीक है, याद रखना। तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए एलील का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, हम लोग बोलेंगे 0.5 हो गया। देख सकते हैं, वही होगा ना, 0.5 होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, एक मिनट रुक जाओ, कितना होगा, यहाँ पर देखो 1/2 इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 0.5 होगा। ठीक है, उसी तरह आप लोग बोलेंगे जो स्मॉल एलील है, स्मॉल ए जो है, उसके लिए क्या हो जाएगा एलीलिक फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले देखो इस पॉपुलेशन में स्मॉल ए कितना बार आ रहा है, 1 2 3, तीन ही बार तो आ रहा है ना, तो लिख दो 3। ठीक है, उसके बाद देखो कितना में आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ एलील्स देखो 1 2 3 4 5 6, 6 में। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो 1/2 इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 0.5। अब दोनों एलिलिक फ्रीक्वेंसी का जोड़ हम लोग बोलेंगे क्या होगा, कांस्टेंट 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए इज इक्वल टू 1 आना ही चाहिए, तभी ये पॉपुलेशन किसको फॉलो कर रहा है, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर 0.5, यहाँ पर भी क्या चीज 0.5 इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम लोग 1 बोलेंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये पॉपुलेशन इस हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, याद रखना है। और याद रखना एलिलिक फ्रीक्वेंसी के लिए हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन जो दिया गया वो क्या चीज होता है, P + Q इज इक्वल टू 1। P याद रखना रिप्रेजेंट करता है कैपिटल ए एलील को, क्यों रिप्रेजेंट करता है, हम लोग बोलेंगे जो स्मॉल एलील है या स्मॉल ए एलील है उसको, या रिसेसिव एलील को। तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, हमेशा 1 आना चाहिए। देख सकते हैं आप यहाँ पर भी 1 आ गया। ठीक है, तो इसको दिमाग में लगाना है। अगर यहाँ पर आपको अगर और एक मान लो कि इंडिविजुअल लेना है, ठीक है, मान लो यहाँ पर और एक इंडिविजुअल रहता, मान लो ऐसे करके, ठीक है, और इसका जीनोटाइप क्या रहता है, कैपिटल ए, तब भी आप एलीलिक फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से, ठीक है, तब भी देखना एलीलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा। देखो ध्यान से, पहले निकालो एलिलिक फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए का। ठीक है, कैपिटल ए का एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालो, कितना बार ए आ रहा है, देखो ध्यान से, एलिल ए कितना बार आ रहा है इस पॉपुलेशन में, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, तो आप लिख दीजिए 5। कितना में आ रहा था, हम लोग बोले टोटल नंबर ऑफ एलिल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब इसको आप डिवाइड करो तो कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 0.62 होगा, कितना आ रहा है 0.625। देखो ध्यान से, अब देखो अब क्या चीज निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो, हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए का, स्मॉल ए एलील का। तो सबसे पहले देखो कि स्मॉल ए एलील कितना बार इस पॉपुलेशन में आ रहा है, नंबर देखो 1 2 3, तीन ही बार तो आ रहा है, तो लिख दो 3 डिवाइडेड बाय कितना में आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ एलील देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 में आ रहा है। ठीक है, तो अब जब इसको डिवाइड करोगे तो देखो ध्यान से यहाँ पर कितना होगा, 3 देखो यही होगा 0.375। अब ये दोनों का ऐड क्या होना चाहिए, हम लोग बोलेंगे a + a इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब देखो ध्यान से 0.265 प्लस हम लोग बोलेंगे 0.375, इसको जोड़ोगे तो ये कितना आएगा, हम लोग बोलेंगे 1 के इक्वल आएगा। इसका मतलब ये पॉपुलेशन क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये तो था मैं एलिलिक फ्रीक्वेंसी बताया, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया। ठीक है, यहाँ पर याद रखना कि कितना भी पॉपुलेशन, कितना भी इंडिविजुअल्स दे दे, कितना भी नंबर दे दे, ठीक है, याद रखना है अगर एलिलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट आया तो इसका मतलब ये पॉपुलेशन हार्डी-वेनबर्ग रूल को फॉलो कर रहा है या हार्डी-वेनबर्ग लॉ को फॉलो कर रहा है, या इस ऐसे पॉपुलेशन को तब हम लोग क्या बोलेंगे, हार्डी-वेनबर्ग पॉपुलेशन बोलेंगे। और याद रखना इस हार्डी-वेनबर्ग पॉपुलेशन का और एक नाम है, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन। ठीक है, नॉन इवॉल्विंग क्यों बोलते हैं मैं बताऊंगा, नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन। अभी बस इतना जानो कि इसका मतलब होगा कि जो भी पॉपुलेशन हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो करता है, या हम लोग बोलेंगे हार्डी-वेनबर्ग पॉपुलेशन जो होता है
उस पॉपुलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन, मतलब इस पॉपुलेशन में इवोल्यूशन कभी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इवोल्यूशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे ये जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर कांस्टेंट आ रहा है एलिलिक फ्रीक्वेंसी या जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी तो इस पॉपुलेशन में कभी भी इवोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को याद रखना। इसीलिए जो भी पॉपुलेशन हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो करेगा उस वो पॉपुलेशन में कभी भी इवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, अब ध्यान से, ये तो मैं बताया कि इस डेफिनेशन का एक पहलू बताया, क्या चीज की, एलिलिक फ्रीक्वेंसी कैसे करके कांस्टेंट हुआ। और ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी के लिए देखो ध्यान से, हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन क्या होता है, p + q = 1, फिर रिप्रेजेंट करेगा एक एलील को, q रिप्रेजेंट करेगा एक एलील को, p हमेशा याद रखना रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल ए डोमिनेंट एलील को, और q रिप्रेजेंट करेगा हम लोग बोलेंगे स्मॉल a या हम लोग बोलेंगे रिसेसिव एलील को, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा क्या चीज, जीनोटाइप। अब मैं बताऊंगा कि जीनोटाइप किसी भी पॉपुलेशन का कैसे करके कांस्टेंट होता है, ठीक है, उसको मैं बता रहा हूं। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, देखो ध्यान से, यहां पर देखो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को समझ में आ गया, एलिलिक फ्रीक्वेंसी कैसे करके कांस्टेंट हुआ किसी भी पॉपुलेशन का। अब मैं बता रहा हूं कि कोई एक पॉपुलेशन है, देखो ध्यान से, यहां पर समझना है, ठीक है। कोई एक पॉपुलेशन है, देखो ध्यान से, ठीक है। जीनोटाइपिक ये जीनोटाइपिक जो फ्रीक्वेंसी है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैसे करके कांस्टेंट होता है। अगर कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब याद रखना ये भी पॉपुलेशन क्या चीज को फॉलो कर रहा है, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये मान लो एक पॉपुलेशन है। अब इस पॉपुलेशन में मान लो, मैं ऐसे करके बता रहा हूं, मान लो कि 4 क्या चीज हम लोग बोलेंगे, होमोजाइगस इंडिविजुअल है, ठीक है, ऐसे करके मैं बता रहा हूं, ठीक है। 4 होमोजाइगस इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मैं लिख रहा हूं, इंडिविजुअल, ठीक है। और मैं इसमें लिख रहा हूं, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे 2 क्या चीज, हम लोग बोलेंगे 2 क्या चीज है, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल है, ठीक है। 2 क्या चीज है, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल है, ठीक है। और मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, 4 क्या चीज हम लोग बोलेंगे, होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट, मैं यहां पर लिख रहा हूं होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल है। और 4 क्या चीज है, होमोजाइगस, होमोजाइगस क्या चीज, रिसेसिव इंडिविजुअल है, रिसेसिव क्या चीज, इंडिविजुअल है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसका मतलब इसको कैसे करके पहचानना है, पहचानने का तरीका भी मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि 4 होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब हो गया कि हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट का मतलब, होमोजाइगस का मतलब क्या है, हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 कैपिटल ए लिख सकते हैं ना, देखो ध्यान से, ठीक है, लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। अब 2 हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2a, ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर देखो होमोजाइगस रिसेसिव है ना, तो रिसेसिव के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, स्मॉल है ना, तो कितना हम लोग बोलेंगे 4 है, तो हम लोग बोल सकते हैं 4a, मतलब यहाँ पर क्या चीज है, 4 होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि 4 क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल है, ठीक है। दूसरा क्या हम लोग बोलेंगे, 2 क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे हेटेरोजाइगस क्या चीज, इंडिविजुअल है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि कैपिटल ए डोमिनेट कर रहा है। और हम लोग क्या बोलेंगे, 4 कैसा इंडिविजुअल, हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल है, हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं ना, यहाँ पर क्या चीज है, पहला इंडिविजुअल, ये दूसरा इंडिविजुअल, ये तीसरा, ये चौथा इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल है, दूसरा का भी कैपिटल है, तीसरा का भी कैपिटल है, और चौथा का भी कैपिटल है, जिसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। उसी तरह 2 हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल को हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, देखो ध्यान से, ऐसे करके, ठीक है। ये दोनों का जीनोटाइप क्या होगा, एक का कैपिटल ए स्मॉल है, एक का क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल है, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। 4 होमोजाइगस रिसेसिव को हम लोग कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, 4 इंडिविजुअल, देखो ध्यान से, 2 3 4, ठीक है। सब में क्या चीज है, देखो ध्यान से, जीनोटाइप क्या है, स्मॉल है। और मैंने बताया था कि एक जीनोटाइप एक चलता फिरता आदमी है, ठीक है। इसका मतलब देख सकते हैं क्या, स्मॉल है, ये एक आदमी है, स्मॉल दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, चौथा आदमी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 4 होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये मैंने बताया था, इसको मैंने ऐसे यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, समझना क्या चीज है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है, सबसे पहले हम लोगों को निकालना है क्या चीज, ये जीनोटाइप निकालना है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 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 जीनोटाइप पॉसिबल है, हम लोग बोलेंगे सबसे पहले यहाँ पर जीनोटाइप क्या चीज है, कैपिटल ए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना, हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए है। उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, स्मॉल ए निकालना है, ठीक है, यही है ना जीनोटाइप। तो अब ध्यान से देखो कि इस पॉपुलेशन में कितना बार हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए आ रहा है, तो कितना बार आ रहा था, हम लोग बोलेंगे 4 बार आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इसका मतलब कैपिटल ए का जो ये जीनोटाइप है वो कितना बार आया, हम लोग बोलेंगे 4 बार आया। कितना में आया, देखो ध्यान से, कितना में आया, ध्यान से देखो, कितना में आया, हम लोग बोलेंगे 4 + 2 + 4, कितना हम लोग बोलेंगे 10 में,
ठीक है। तो कैपिटल ए याद रखना, जीनोटाइप जो है इसका फ्रीक्वेंसी, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कैपिटल ए जीनोटाइप का जो फ्रीक्वेंसी होता है इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये कितना, सबसे पहले देखो इस पॉपुलेशन में कितना बार क्या बोलते हैं, कैपिटल होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल कितना है, देखो ध्यान से 4 ही तो है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे ऊपर। टोटल मतलब कितना इंडिविजुअल्स है, देखो ध्यान से 4 + 2 6 + 4 10, टोटल 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे 0.4 हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। मतलब हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट जो इंडिविजुअल है उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी 0.4। या हम लोग क्या बोलेंगे, या हम लोग बोलेंगे कि ये जो जीनोटाइप है कैपिटल ए जीनोटाइप, इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी 0.4 होगा, ठीक है। उसी तरह आप देखो ध्यान से, अब इस जीनोटाइप का फ्रीक्वेंसी निकालो, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये वाला जीनोटाइप है, मतलब ये जीनोटाइप के इंडिविजुअल का फ्रीक्वेंसी क्या होगा। सबसे पहले देखो इस पॉपुलेशन में ये कितना बार आया, ये वाला जीनोटाइप कितना बार आया, देखो ध्यान से, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, 2 ही बार तो आ रहा है ना, तो क्या लिखोगे 2 लिखोगे, डिवाइडेड बाय कितना में आ रहा है, देखो ध्यान से 4 + 2 + 4 कितना 10 में आ रहा है। तो इसका ये वाला जो जीनोटाइप है उसका जो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी वो कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 0.2 हो गया। अब ध्यान से देखो, अब क्या बचा, हम लोग बोलेंगे ये वाला इंडिविजुअल बचा, ठीक है, ये स्मॉल ए वाला इंडिविजुअल। तो स्मॉल ए जो जीनोटाइप है उसका फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले देखो कि स्मॉल ए कितना बार आ रहा है इस पॉपुलेशन में, कितना बार, यहाँ पर तो नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, कितना बार आ रहा है 4 बार आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय कितना में आ रहा है, देखो 4 + 2 + 4 मतलब 10, ठीक है। टोटल यहाँ पे लिखना है कितना होगा, 0.4 होगा, देख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी को निकालने का फॉर्मूला क्या था, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी की जो भी निकालना है, जैसे मान लो कि ये निकालना है, मान लो ये जीनोटाइप, ये जो कैपिटल है जो होमोजाइगस डोमिनेंट जो जीनोटाइप है उसको निकालना है। तो सबसे पहले पॉपुलेशन में देखो ये कितना बार आ रहा है, उसको फिर डिवाइड कर दो, हम लोग बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप से। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, तो वही मैंने यहाँ पर किया है, इसके लिए मैं ट्रिक भी बताया था, अब देखना प्रीवियस लेक्चर में, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो, अब अगर ये पॉपुलेशन अगर हार्डी-वेनबर्ग रूल को फॉलो करेगा तो सारा का सारा हम लोग बोलेंगे जो फ्रीक्वेंसी है जीनोटाइप का वो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर, ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पर देखो ऐसे लिख रहे हैं, ये वाला जीनोटाइप को मैं ऐसे लिखा, ये कैपिटल है प्लस इसको मैं ऐसे लिखा कैपिटल ए स्मॉल है प्लस हम लोग बोलेंगे स्मॉल है, ठीक है। इसको जोड़ो, देखना 1 के अगर बराबर हो जाएगा तो समझ जाना ये पॉपुलेशन हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, मतलब ये पॉपुलेशन का जीनोटाइप क्या है, कांस्टेंट है, अनचेंज्ड है या सेम है। तो चलो देखो ध्यान से, इसका वैल्यू कितना है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 0.4, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 0.2, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 0.4, सबको जोड़ो तो ये कितना के बराबर आ रहा है, हम लोग बोलेंगे 1 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन में हम लोग बोलेंगे जो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है इंडिविजुअल्स का वो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट है, अनचेंज्ड है, वो 1 के बराबर है। इसका मतलब ये पॉपुलेशन क्या कर रहा है, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और जीनोटाइप के लिए याद रखना, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी के लिए हार्डी-वेनबर्ग ने क्या इक्वेशन दिया था, p² प्लस हम लोग बोलेंगे 2pq प्लस हम लोग बोलेंगे क्या चीज, q² इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। ये कैसे डिराइव हुई मैं बताऊंगा, याद रखना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जीनोटाइप के लिए, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी के लिए याद रखना, जो हार्डी-वेनबर्ग जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या इक्वेशन दिया, p² + 2pq + q² इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां पर देखो ये जो p² है ना, ठीक है, ये p² किससे रिलेटेड होगा, देखो ध्यान से, ये जो p² है ना इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। ये p² को हम लोग कैपिटल P लिख सकते हैं प्लस हम लोग 2 यहाँ पर कैपिटल P स्मॉल q प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल q इज इक्वल टू क्या चीज 1। तो इसका मतलब देखो ध्यान से, यहाँ जो कैपिटल P वो क्या चीज के लिए हम लोग बोलेंगे, ये जो जीनोटाइप है उसको बता रहा है, कैपिटल P किसको बता रहा है, हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप को बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो 2pq है, देखो ध्यान से, यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन को बता रहा है, p और q, ठीक है, देखो ध्यान से ये वाला कंडीशन को बता रहा है, ठीक है, याद रखना है 2pq, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर स्मॉल जो q है, ठीक है, स्मॉल q वो किसको बता रहा है, हम लोग बोलेंगे ये जीनोटाइप को बता रहा है, मतलब स्मॉल a को बता रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो ध्यान से, ये सारा का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये सारा का सम क्या चीज हम लोग बोलेंगे 1 है। इसका मतलब ये जो पॉपुलेशन है वो क्या चीज को फॉलो कर रहा है, हम लोग बोलेंगे हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोले, इसका मतलब मैंने क्या बताया था, एलेलिक फ्रीक्वेंसी के लिए जो हार्डी-वेनबर्ग जो ये है क्या इक्वेशन, वो क्या है p + q = 1 है, ठीक है। जिसमें से p क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल A एलील को, और q क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल a एलील को, ठीक है। ये 1 होगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो आप किसी का भी वैल्यू निकालिए, आप अगर किसी एक का वैल्यू अगर आप निकाल लेते हैं तो दूसरा का वैल्यू ऑटोमेटिक पता चल जाएगा 1 से माइनस करके, ठीक है। और क्या चीज है, और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी के लिए हार्डी-वेनबर्ग का क्या चीज है, हार्डी-वेनबर्ग का जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, p²
प्लस 2pq प्लस अधिकता q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो p यहाँ पर क्या चीज होगा हम लोग बोलेंगे p यहाँ पर, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे भी बताया था, देखो मैं फिर से यहाँ पर p प्लस p लिख सकते हैं, सॉरी pp लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2pq लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं qq लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो pp बताएगा क्या चीज को हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप को। ठीक है, कैपिटल ए को बताएगा। ठीक है, और देखो p q किसको बताएगा, pp किसको बताएगा, pp किसको बताएगा होमोजाइगस डोमिनेंट को बताएगा। 2pq में देखो यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन को बताएगा, किसको बताएगा हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, मतलब यहाँ पर कैपिटल ए को हम लोग p बोल रहे हैं, स्मॉल ए को q बोल रहे हैं। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे जो q है ये किसको बताएगा, हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस रिसेसिव को बताएगा, स्मॉल ए को बताएगा, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, हम लोग बोलेंगे 1 आना चाहिए। तो ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, देख सकते हैं हार्डी वेनबर्ग क्या चीज हम लोग बोलेंगे इक्वेशन है। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 क्यों यहाँ पर आ रहा है ये मैं जब डेरिवेशन बताऊंगा उस टाइम पे पता चलेगा। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को हम लोग p प्लस q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। उसी तरह इसको भी हम लोग a प्लस स्मॉल a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं हम लोग बोलेंगे p क्या चीज को रिप्रेजेंट कर, हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट एलील को, q क्या चीज को रिप्रेजेंट कर, हम लोग बोलेंगे रिसेसिव एलील को। सिंपल, अगर p दो बार आया तो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट एलील आएगा, मतलब a मतलब एक जीनोटाइप, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट बोलेंगे। और अगर स्मॉल a आया इसका मतलब वो क्या चीज को बताएगा, QQ को बताएगा, QQ मतलब क्या चीज हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस रिसेसिव को बताएगा, जीनोटाइप को बताएगा। और कैपिटल स्मॉल आया तो इसका मतलब वो उसको हम लोग अगर हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन से रिलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा PQ हो जाएगा। ठीक है, P मतलब कैपिटल है, Q मतलब स्मॉल है, मतलब ये क्या चीज को बताएगा हेटेरोजाइगस जीनोटाइप को बताएगा। ठीक है, तो ये चीज का अब ध्यान से देखो डेफिनेशन में यहाँ पर समझो आप क्या चीज है कि यही प्रिंसिपल बोल रहा है ना कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी पे पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट और अनचेंज। आप देख सकते हैं इससे पहले मैं बताया था एलिलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट था, अभी मैं क्या बताया जीनोटाइपिक का जो फ्रीक्वेंसी वो भी क्या है कांस्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 के बराबर है। इसका मतलब ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये जो पॉपुलेशन है वो क्या चीज को फॉलो कर रहा है, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, और यही हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल होता है। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि कोई भी पॉपुलेशन अगर हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो करता है तो उस पॉपुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पॉपुलेशन को हम लोग बोलते हैं नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन, नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन याद रखना है, या हार्डी वेनबर्ग पॉपुलेशन बोलते हैं। और नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन का मतलब याद रखना है कि उस पॉपुलेशन में कभी भी इवोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जब तक हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को कोई पॉपुलेशन फॉलो करता रहेगा उस पॉपुलेशन में हम लोग बोलेंगे ना ही जीनोटाइप चेंज होगा, ना ही हम लोग बोलेंगे ना ही जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगा इंडिविजुअल का, ना ही एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगा इंडिविजुअल का। तो इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इसका मतलब उस पॉपुलेशन में कभी इवोल्यूशन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो वैसे पॉपुलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन, या क्या बोलेंगे हार्डी वेनबर्ग पॉपुलेशन। तो बताने का क्या मतलब हुआ कि दोज पॉपुलेशन विल फॉलो या विल ओबे द हार्डी वेनबर्ग रूल और प्रिंसिपल विल नॉट हैव इवोल्यूशन। इसका मतलब वैसा पॉपुलेशन जो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो करता है उस पॉपुलेशन में इवोल्यूशन कभी नहीं होगा। ठीक है, और जो पॉपुलेशन हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है उसी पॉपुलेशन में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इवोल्यूशन होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। तो ये चीज हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ये जो डेफिनेशन है ना उसका, ये जो डेफिनेशन है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल का उसका मतलब मैं बताया। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग बोलेंगे कि कोई भी पॉपुलेशन अगर हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो वो तभी कर पा रहा है जब हम लोग बोलेंगे सर्टेन क्राइटेरिया है, किसके लिए हम लोग बोलेंगे इस पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, देखो ध्यान से, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन पॉपुलेशन फॉलो सर्टेन कंडीशंस और सर्टेन अजम्पशंस। ठीक है, कुछ अजम्पशंस दिया गया, कुछ कंडीशंस दिया गया, किसके थ्रू हम लोग बोलेंगे हार्डी एंड वेनबर्ग के थ्रू। ठीक है, और अगर वो अजम्पशंस को ये फॉलो कर रहा है ये पॉपुलेशन, तभी ये पॉपुलेशन का जो जीन फ्रीक्वेंसी वो क्या होगा कांस्टेंट आएगा। अगर ये अजम्पशंस को यहाँ पर जो मैंने लिखा है, इस ये अजम्पशंस लिखा हूं, यहाँ अजम्पशंस लिखा हूं, अगर ये अजम्पशंस को ये पॉपुलेशन फॉलो नहीं कर रहा है तब याद रखना यहाँ पर जो जीन फ्रीक्वेंसी है एलीलिक फ्रीक्वेंसी वो कभी भी कांस्टेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई भी पॉपुलेशन हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है तो उसका क्या होगा, हम लोग बोलेंगे उसका उस पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स का जीन फ्रीक्वेंसी एलीलिक फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट होगा। कब होगा, जब हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन इतना सारा अजम्पशंस को फॉलो करेगा तब। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन जो है या हार्डी वेनबर्ग पॉपुलेशन जो है वो क्या करेगा, ये सारा अजम्पशंस को क्या करेगा फॉलो करेगा,
और हम लोग बोलेंगे वैसा पॉपुलेशन जो इवॉल्विंग है, ठीक है, जो इवॉल्विंग है, जिसको बोलेंगे कि जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है, वो हम लोग बोलेंगे ये सब अजम्पशंस को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो अब क्या इसका अजम्पशंस है उसको मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो मैं और एक बार आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एलील फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, क्या ट्रिक था, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, आप उसको देखना, उसको ही मैंने यहाँ पर कोरिलेट करने की कोशिश किया है, किसके साथ, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के साथ, क्योंकि हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल हम लोग बोलेंगे एलिलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी से ही तो रिलेटेड है ना, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं इसको, इक्विलिब्रियम इसीलिए बोलते हैं कि कांस्टेंट होता है, वन हम लोग लिखते हैं, इसीलिए क्या चीज है ये इक्विलिब्रियम हम लोग बोलते हैं, ठीक है। रूल या प्रिंसिपल इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये प्रिंसिपल दिया गया किसके थ्रू, हम लोग बोलेंगे दो मैथमेटिशियंस के थ्रू, जिसका नाम था हार्डी एंड वेनबर्ग, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, अब मैं बताने जा रहा हूँ क्या कंडीशंस है जिसको पॉपुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब पॉपुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा तभी इसका जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी या हम लोग बोलेंगे एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो मैं यहाँ पर मिटा के ये सारा का सारा जो अजम्पशंस है इसको मैं यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग बोलेंगे कि पॉपुलेशन मतलब हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो जो पॉपुलेशन करता है ना, ठीक है, उसके लिए हम लोग बोलेंगे कुछ अजम्पशंस दिया गया, ठीक है। अगर वो अजम्पशंस को ये पॉपुलेशन फॉलो कर रहा है तभी हम लोग बोलेंगे कि ये पॉपुलेशन हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, ठीक है, याद रखना है। इसका मतलब देखो ध्यान से कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि कोई भी पॉपुलेशन का हम लोग बोलेंगे जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी होता है या जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं करता, वो सेम रहता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कब, जब हम लोग बोलेंगे ये पॉपुलेशन क्या करेगा, सर्टेन अजम्पशंस या सर्टेन क्राइटेरिया या सर्टेन कंडीशंस को फॉलो करेगा, ठीक है। तो वो अजम्पशंस क्या चीज है, वो कंडीशन क्या चीज है जिसको ये पॉपुलेशन को फॉलो करना पड़ रहा है, तभी जाके ये क्या चीज को फॉलो कर रहा है, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को। तो वही मैंने यहाँ पर देखो लिखा है, यहाँ पर ये सब क्या चीज है, ये सब सारा का सारा हम लोग बोलेंगे वो कंडीशंस है या वो अजम्पशंस है जिसको पॉपुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके उस पॉपुलेशन का एलिलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, या हम लोग बोलेंगे अनचेंज रहेगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। तो पहला अजम्पशन देखो ध्यान से, फर्स्ट अजम्पशन क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे कि पहला अजम्पशन, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। मतलब पहला अजम्पशन क्या चीज है कि पॉपुलेशन में हम लोग बोलेंगे वैसा पॉपुलेशन में क्या हम लोग बोलेंगे होना पड़ेगा। तो पहला चीज है कि वैसा पॉपुलेशन में हम लोग बोलेंगे क्या होना पड़ेगा, रैंडम मेटिंग होना पड़ेगा, ठीक है। क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे रैंडम मेटिंग होना पड़ेगा, याद रखना है। और दूसरा हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन का साइज जो होगा वो क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे लार्ज होना पड़ेगा, लार्ज साइज होना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखना है, देखो ध्यान से, पहला मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ कंडीशन कि वैसे पॉपुलेशन में क्या होना पड़ेगा, रैंडम मेटिंग होना पड़ेगा। रैंडम मेटिंग का मतलब हो गया नो मेट चॉइस, ठीक है। ये रैंडम मेटिंग में क्या होता है मैंने बताया था, डिटेल में बताया था। और दूसरा क्या कंडीशन होना पड़ेगा कि पॉपुलेशन का साइज क्या होना पड़ेगा, लार्ज होना पड़ेगा। और वैसे पॉपुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैन मिक्टिक पॉपुलेशन बोलते हैं। क्या मतलब है, देखो ध्यान से, बहुत आसान है, देखो ध्यान से कि याद रखना कि मैं वो पॉपुलेशन के बारे में बता रहा हूँ जो पॉपुलेशन क्या कर रहा है, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। देखो ध्यान से, पहला ये है हम लोग बोलेंगे क्राइटेरिया कि उस पॉपुलेशन को में क्या होना पड़ेगा, रैंडम मेटिंग होना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, ये जो पॉपुलेशन है, ठीक है, ये पॉपुलेशन है, ठीक है, ये पॉपुलेशन है। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, मतलब बहुत सारा क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेल फीमेल, ठीक है। तो याद रखना रैंडम मेटिंग का मतलब क्या हो जाएगा ना कि एक मेल हम लोग बोलेंगे, जैसे कि मान लो ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो मेल है, ठीक है, ये मान लो फीमेल है, ये मान लो मेल है, ये क्या चीज है, फीमेल है, ये मान लो फीमेल है, ये मेल है, ये मान लो फीमेल है, सॉरी ये मान लो ये भी एक फीमेल है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि यहाँ पर रैंडम मेटिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक पॉपुलेशन में अगर एक मेल किसी भी फीमेल तक अप्रोच करके मेटिंग कर सके, ठीक है। तो मान लो ये जो मेल है वो ये फीमेल तक अप्रोच करके मेटिंग कर सकता है, ठीक है। यही मेल हम लोग बोलेंगे इस फीमेल तक भी अप्रोच करके क्या कर सकता है, हम लोग बोलेंगे मेटिंग कर सकता है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। यही मेल हम लोग बोलेंगे इस फीमेल से भी क्या कर सकता है, हम लोग बोलेंगे क्या कर सकता है, मेट कर सकता है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकता है। यही मेल हम लोग बोलेंगे इस फीमेल के साथ भी क्या कर सकता है, हम लोग बोलेंगे मेटिंग कर सकता है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब बताने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कोई भी मेल किसी भी फीमेल तक हम लोग बोलेंगे अप्रोच कर सकता है और हम लोग बोलेंगे मेटिंग कर सकता है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। सिमिलरली कोई भी फीमेल, देखो ध्यान से, कोई भी फीमेल हम लोग बोलेंगे
जैसे मान लो ये फीमेल है, ये कोई भी फीमेल हम लोग बोलेंगे किसी भी मेल तक, कोई भी फीमेल किसी भी मेल तक हम लोग बोलेंगे क्या कर सकती है, अप्रोच कर सकती है, और हम लोग बोलेंगे मेट कर सकती है, और क्या कर सकती है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है। तो ऐसा मेटिंग जिसमें हम लोग बोलेंगे सारा का सारा इंडिविजुअल्स एक दूसरे को अप्रोच कर सकता है, वैसे मेटिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे मेटिंग को ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रैंडम मेटिंग बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, क्या बोलते हैं वैसे मीटिंग को, रैंडम मीटिंग, जहां पर कोई भी मेल कोई भी फीमेल एक दूसरे तक आसानी से अप्रोच कर सकता है, और क्या कर सकता है, मेट कर सकता है, और क्या कर सकता है, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकता है। वैसा मीटिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, रैंडम मीटिंग, याद रखना है। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना। अब देखो रैंडम मीटिंग को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, रैंडम मीटिंग को ही हम लोग बोलते हैं, रैंडम मीटिंग को ही हम लोग क्या बोलेंगे, अगर कोई पॉपुलेशन जिसमें रैंडम मीटिंग हो रहा है उस पॉपुलेशन को हम लोग बोलते हैं मेंडेलियन पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मेंडेलियन, मेंडेलियन पॉपुलेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना, ये भी मैंने बताया है। तो इसका मतलब देखो ध्यान से, अगर कोई पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में अगर रैंडम मीटिंग हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब याद रखना कि वो पॉपुलेशन क्या चीज को फॉलो कर रहा है, हम लोग बोलेंगे हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो देख लो यही पहला पहला जो यहाँ पर कंडीशन है उसका मतलब यहाँ पर यही हुआ। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो ध्यान से, अब यहां पर दूसरा यहां पर देखो कंडीशन क्या है कि पॉपुलेशन का जो साइज है ना, वो पॉपुलेशन का साइज को क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे लार्ज होना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना है, पॉपुलेशन का साइज क्या होना पड़ेगा, लार्ज होना पड़ेगा। और एक चीज देखो ध्यान से कि अगर आप रैंडम मीटिंग पढ़िएगा ना, तो रैंडम मीटिंग याद रखना पॉसिबल होता है किसमें, हम लोग बोलेंगे स्मॉल पॉपुलेशन में ही रैंडम मीटिंग पॉसिबल होता है। ठीक है, याद रखना है, क्योंकि जितना ज्यादा पॉपुलेशन स्मॉल होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक इंडिविजुअल्स दूसरे इंडिविजुअल्स तक पहुंच पाएगा, अप्रोच कर पाएगा, मेल फीमेल एक दूसरे तक अप्रोच कर पाएगा। इसका मतलब रैंडम मीटिंग किसमें पॉसिबल है, स्मॉल पॉपुलेशन में पॉसिबल है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंडेलियन पॉपुलेशन बोलते हैं। लेकिन यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर क्या लिख रहा है, यहां पर लिख रहा है लार्ज पॉपुलेशन साइज होना पड़ेगा, और उस पॉपुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैन मिक्टिक पॉपुलेशन बोलते हैं। क्या मतलब है, देखो इसका मतलब, ठीक है, देखना यहां पर समझना। रैंडम मीटिंग, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि रैंडम मीटिंग क्या लार्ज पॉपुलेशन में पॉसिबल है या नहीं है, तो आंसर में क्या हम लोग बोलेंगे, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ हम लोग को टर्म कुछ टर्म आता है, जैसे कि हम लोग बोलेंगे इफेक्टिवली इनफाइनाइट साइज होना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो, देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो ये एक पॉपुलेशन है, ठीक है, ये सबसे छोटा पॉपुलेशन है, मान लो उससे एक बड़ा पॉपुलेशन है, मान लो यहाँ पर उससे एक बड़ा पॉपुलेशन है यहाँ पर, और ये मान लो कि सबसे बड़ा पॉपुलेशन है यहाँ पर। ठीक है, मान लो, तो अब अगर आप लोग से पूछा जाएगा कि रैंडम मीटिंग किसमें किसमें पॉसिबल है, तो जो सबसे स्मॉल पॉपुलेशन है उसमें भी रैंडम मीटिंग पॉसिबल है। ठीक है, उससे थोड़ा सा बड़ा जो पॉपुलेशन है उसमें भी रैंडम मीटिंग पॉसिबल है, उससे थोड़ा सा बड़ा पॉपुलेशन उसमें भी रैंडम मीटिंग पॉसिबल है, लेकिन सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन है उसमें रैंडम मीटिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है कि हम लोग बोलेंगे कि वैसा पॉपुलेशन, मैं क्या बोल रहा हूँ, वैसा पॉपुलेशन जिसका साइज क्या है, दिखने में जिसका साइज लार्ज है। ठीक है, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉपुलेशन को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इफेक्टिवली, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्टिवली इनफाइनाइट साइज बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, पॉपुलेशन बोलेंगे। ठीक है, मतलब वैसा पॉपुलेशन, ठीक है, वैसा पॉपुलेशन जिसमें हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे जो कि पॉपुलेशन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, साइज में बड़ा है। ठीक है, इफेक्टिवली इनफाइनाइट साइज है, जिसमें हम लोग बोलेंगे क्या हो सकता है, एक इंडिविजुअल आसानी से दूसरे इंडिविजुअल तक क्या कर सकता है, हम लोग बोलेंगे रीच कर सकता है, पहुंच सकता है। ठीक है, तो वैसा पॉपुलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्टिवली इनफाइनाइट साइज, इनफाइनाइट लार्ज साइज पॉपुलेशन बोलेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट लार्ज साइज पॉपुलेशन बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है। तो ये पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, ये पॉपुलेशन स्मॉल पॉपुलेशन हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, स्मॉल पॉपुलेशन हो जाएगा। ये जो पॉपुलेशन है ना, ये पॉपुलेशन हमको हम लोग स्मॉल नहीं लार्ज बोलेंगे, और ये पॉपुलेशन वैसा लार्ज होगा जिसके पास हम लोग बोलेंगे इफेक्टिवली इनफाइनाइट साइज है, जहां तक हम लोग बोलेंगे क्या चीज पहुंच सकता है, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल तक पहुंच सकता है, मतलब रैंडम मीटिंग पॉसिबल है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर टर्म यूज करते हैं क्या चीज, लार्ज पॉपुलेशन साइज। लेकिन ये लार्ज पॉपुलेशन साइज का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा पॉपुलेशन, ऐसा पॉपुलेशन जिसका एक हम लोग बोलेंगे इफेक्टिवली इनफाइनाइट साइज हो। ठीक है, जो देखने में बड़ा हो, और वहां पर हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल्स एक दूसरे तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, सबसे अच्छा हम लोग बोलेंगे बेस्ट क्राइटेरिया क्या होगा, रैंडम मीटिंग का। इसमें भी पॉसिबल है रैंडम मीटिंग, इसमें भी पॉसिबल है, लेकिन सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इसमें पॉसिबल ये वाला पॉपुलेशन। ठीक है, याद रखना है। तो वैसे पॉपुलेशन जिसका हम लोग बोलेंगे जो कि साइज में बड़ा भी होता है, और इफेक्टिवली इनफाइनाइट साइज जिसका होता है, मतलब उसमें एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल तक अप्रोच कर सकता है, मेट कर सकता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, वैसे पॉपुलेशन को हम लोग बोलते हैं पैन मिक्टिक पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं, पैन मिक्टिक पॉपुलेशन।
तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, पैन मिक्टिक पॉपुलेशन का मतलब क्या हो गया, वैसा लार्ज साइज पॉपुलेशन जिसका विच इज इफेक्टिवली इनफाइनाइट साइज, जिसका जो कि हम लोग बोलेंगे एक पर्टिकुलर इसका साइज है, ठीक है, पर्टिकुलर इसका एक साइज है, इन विच हम लोग बोलेंगे रैंडम मैटिंग इज पॉसिबल, जिसमें हम लोग बोलेंगे रैंडम मैटिंग पॉसिबल होता है, सच लार्ज साइज पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैन मिक्टिक पॉपुलेशन। पैन का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, पैन का मतलब होता है लार्ज, ठीक है, मिक्टिक का मतलब हो गया मेटिंग, मतलब वो पॉपुलेशन जिसमें हम लोग बोलेंगे जो कि बड़ा तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे यहाँ पर मेटिंग पॉसिबल है, मतलब रैंडम मेटिंग पॉसिबल है। तो वैसे पॉपुलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पैन मिक्टिक पॉपुलेशन, ठीक है, याद रखना है। तो पैन मिक्टिक पॉपुलेशन किससे रिलेटेड होगा, हम लोग बोलेंगे लार्ज पॉपुलेशन साइज से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो दिमाग में क्या चीज रखना है कि रैंडम मेटिंग पॉसिबल होगा स्मॉल पॉपुलेशन में, बिल्कुल ये चीज आएगा दिमाग में, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे मेंडेलियन पॉपुलेशन में बोलेंगे। लेकिन यहां पर हम लोग बोलेंगे हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के केस में हम लोग बोलेंगे वैसा लार्ज साइज पॉपुलेशन या पैन मिक्टिक पॉपुलेशन, जहां तक हम लोग बोलेंगे क्या चीज पॉसिबल रहे, हम लोग बोलेंगे क्या चीज पॉसिबल रहे, रैंडम मैटिंग पॉसिबल रहे, वैसे पॉपुलेशन को हम लोग बोलेंगे पैन मिक्टिक पॉपुलेशन। और याद रखना, अगर कोई पॉपुलेशन पैन मिक्टिक पॉपुलेशन होता है या लार्ज साइज पॉपुलेशन होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे रैंडम मैटिंग पॉसिबल होता है, तो वो पॉपुलेशन भी क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। मतलब ये पॉपुलेशन का भी क्या होगा, एलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, याद रखना है। तो पैन मिक्टिक पॉपुलेशन का डेफिनेशन मैंने यही लिखा है, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे पहला और दूसरा क्राइटेरिया जो था वो मैंने बता दिया, ठीक है, ये असम्पशंस मैंने बता दिया। अब देखो, अब ये तो था पॉपुलेशन का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब हम लोग बोलेंगे कि क्या नहीं होना पड़ेगा पॉपुलेशन में, क्या नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने बता दिया कि पॉपुलेशन में मतलब क्या क्या होना पड़ेगा, मतलब हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए पॉपुलेशन में क्या क्या होना पड़ेगा। तो मैंने ये बता दिया कि पॉपुलेशन में रैंडम मैटिंग होना पड़ेगा, और पॉपुलेशन कैसा होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे पैन मिक्टिक पॉपुलेशन होना पड़ेगा। अब हम लोग बोलेंगे कि इस पॉपुलेशन में क्या क्या नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या क्या नहीं होना पड़ेगा, तो याद रखना, पहला क्या नहीं होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे इस पॉपुलेशन में क्या नहीं होना पड़ेगा, जीन म्यूटेशन नहीं होना पड़ेगा। याद करो मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था, देखना ध्यान से समझो, यहाँ पर मैंने ये बताया था कि हार्डी-वेनबर्ग पॉपुलेशन जो होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन भी बोलते हैं। नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन का मतलब हो गया वैसा पॉपुलेशन जिसमें हम लोग बोलेंगे कोई भी इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब अगर हम लोग इवोल्यूशन का अगर हम लोग थोड़ा सा अगर बात करेंगे, तो इवोल्यूशन होने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा, किसी भी पॉपुलेशन में अगर इवोल्यूशन होता है तो इवोल्यूशन होने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे इवोल्यूशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे जीन म्यूटेशन होना पड़ेगा, ठीक है। क्या होना पड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे जीन में नया नया कॉम्बिनेशन आना पड़ेगा, इसको बोलते हैं जीन रिकॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे, ठीक है। और क्या होना पड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे नेचुरल सिलेक्शन होना पड़ेगा। और क्या होना पड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होना पड़ेगा, ठीक है। और क्या होना पड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट होना पड़ेगा। और क्या होना पड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो होना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके हम लोग बोलेंगे क्या होगा, तभी जाके हम लोग बोलेंगे क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, ठीक है, तभी जाके इवोल्यूशन होगा। तो ध्यान से देखो, इवोल्यूशन होने के लिए ये सब क्राइटेरिया है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ कि हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को जो भी पॉपुलेशन फॉलो कर रहा है उसके पास तो कोई इवोल्यूशन हो नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि जीन फ्रीक्वेंसी या एलेलिक फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है। इवोल्यूशन तभी पॉसिबल है जब हम लोग बोलेंगे जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी एंड हम लोग बोलेंगे एलेलिक फ्रीक्वेंसी क्या हो, कांस्टेंट नहीं रहे, ठीक है। इसीलिए हम लोग हार्डी-वेनबर्ग पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं, नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन, जहां पर इवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इवोल्यूशन पॉसिबल तभी नहीं होगा जब हम लोग बोलेंगे कि वो हार्डी-वेनबर्ग पॉपुलेशन क्या चीज को फॉलो करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज इसमें नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे कोई भी, हम लोग बोलेंगे इसमें जीन म्यूटेशन नहीं होगा, ठीक है, तब उसमें इवोल्यूशन नहीं होगा। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर, कोई भी जीन म्यूटेशन नहीं होगा हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल में, हार्डी-वेनबर्ग पॉपुलेशन में, ठीक है। दूसरा हम लोग बोलेंगे कि जीन म्यूटेशन नहीं होगा, दूसरा क्या चीज है, कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सब होगा, अगर ये हो गया तो याद रखना है इवोल्यूशन होगा। और अगर इवोल्यूशन हो गया तो वो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल या हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो याद रखना, वो पॉपुलेशन जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो करेगा उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन। नॉन इवॉल्विंग का मतलब है उसमें कोई भी इवोल्यूशन नहीं होना, और कोई भी इवोल्यूशन नहीं तभी पॉसिबल है जब हम लोग बोलेंगे कि उस पॉपुलेशन में क्या नहीं होगा, कोई भी जीन म्यूटेशन नहीं होगा, ठीक है। कोई भी हम लोग बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, वही मैंने लिखा है यहाँ पर, कोई भी नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा, या हम लोग बोलेंगे नो सेक्सुअल सिलेक्शन या नो सिलेक्शन प्रेशर, ठीक है। कोई भी हम लोग बोलेंगे माइग्रेशन, या हम लोग बोलेंगे जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो नहीं होना पड़ेगा, कोई भी जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना पड़ेगा,
ठीक है, और हम लोग बोलेंगे कोई भी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं होना पड़ेगा, तभी हम लोग बोलेंगे वो पॉपुलेशन में एवोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, याद रखना है। तो ये सब क्या चीजें हम लोग बोलेंगे, ये जो मैंने लिखा है ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, अजम्पशंस है किसका, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल का। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी पॉपुलेशन, ठीक है, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है तो उस पॉपुलेशन में ना ही जीन म्यूटेशन हो रहा है, ना ही रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ना ही नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, ना ही कोई जीन माइग्रेशन हो रहा है, ना ही जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, ना ही हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो रहा है, तभी तो इवोल्यूशन नहीं हो रहा ना, ठीक है। और अगर इसमें से कुछ भी होता है तो हम लोग बोलेंगे वैसा पॉपुलेशन में इवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो वही दूसरा मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा अजम्पशंस लिखा है, ये सब सारा का सारा अजम्पशंस है, सारा का सारा क्राइटेरिया है, ठीक है। और इसके साथ साथ देखो ध्यान से, इसके साथ साथ और भी बेसिक अजम्पशंस है, देखो जैसे कि हम लोग बोलेंगे जो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। डिप्लॉयड का क्या मतलब है, डिप्लॉयड का मतलब हो गया कि मान लो कि ये पॉपुलेशन क्या चीज हम लोग बोलेंगे पैनमिक्टिक पॉपुलेशन, इसमें क्या होगा, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, ठीक है। डिप्लॉयड पॉपुलेशन सॉरी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होना पड़ेगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होना पड़ेगा, बिल्कुल ये दोनों एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है। तीसरा क्या होना पड़ेगा, ऑटोसोमल जीन से रिलेटेड होना पड़ेगा। याद रखना है कि यहाँ पर जो भी मतलब ये देखो ये सब एलील और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी है ना, ये सब सारा का सारा ऑटोजोम से रिलेटेड है, ठीक है, कोई भी सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे ऑटोजोमल जीन से या ऑटोजोमल क्रोमोसोम से रिलेटेड होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देख सकते हैं एलीलिक एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी वो किससे रिलेटेड है, हम लोग बोलेंगे ऑटोजोम से रिलेटेड है। और अगला मैं क्या लिखा हूं, बाई पेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होना पड़ेगा। बाई पेरेंटल का मतलब एक मेल होगा एक फीमेल होगा, ठीक है। उसके बाद अगला मैंने क्या लिखा कि जितना नंबर ऑफ फीमेल होगी उतना नंबर ऑफ मेल भी होना पड़ेगा, ठीक है। तो फीमेल इज इक्वल टू मेल, या हम लोग बोल सकते हैं मेल इज इक्वल टू फीमेल। तो ये सब बेसिक अजम्पशंस थे, ठीक है। ये सब हम लोग बोलेंगे मेजर अजम्पशंस थे, ये सब क्या है, मेजर अजम्पशंस है, ठीक है, याद रखना है। तो ये सारा का सारा हम लोग बोलेंगे अजम्पशंस है, क्राइटेरिया है, और जो भी पॉपुलेशन इस अजम्पशंस को फॉलो कर रहा है, याद रखना है, वो पॉपुलेशन में इवोल्यूशन नहीं होगा। वैसे पॉपुलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हार्डी-वेनबर्ग पॉपुलेशन या नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन बोलेंगे, ठीक है, याद रखना है। अब थोड़ा सा देखो यहाँ पर देखो ये जीन म्यूटेशन क्या होता है, ये जीन म्यूटेशन में का मतलब हो गया कि हम लोग बोलेंगे जीन में जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है उसमें चेंज आना, ठीक है, उसको बोलते हैं जीन म्यूटेशन। तो नो जीन म्यूटेशन का मतलब हो गया कि जो भी डीएनए या जीन हम लोग बोलेंगे उसमें न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। नो रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कि जीन का नया कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। अगर जीन का नया कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तो हम लोग बोलेंगे इवोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। ये मैं इवोल्यूशन के टाइम पे डिटेल में बताऊंगा। नेचुरल सिलेक्शन अगर होगा तो याद रखना है, नेचुरल इवोल्यूशन जब भी होता है तो हम लोग बोलेंगे नेचुरल सिलेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन ये बोलता है कि जो भी बेनिफिशियल कैरेक्टर होगा वो हमेशा नेचर में आएगा, ठीक है, और वो इवॉल्व होगा, और जो भी हम लोग बोलेंगे हार्मफुल कैरेक्टर होगा वो हम लोग बोलेंगे नेचर में नहीं आएगा। अगर आया है तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पेरिश हो जाएगा, डिसअपियर कर जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो क्या होता है नेचुरल सिलेक्शन, मैं अलग से पढ़ाऊंगा इवोल्यूशन के टाइम पे। यहाँ पर कोई भी नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जिसको हम लोग नो सेक्सुअल सिलेक्शन या नो सिलेक्शन प्रेशर बोलते हैं। नो माइग्रेशन, नो जीन फ्लो, इसके बारे में भी मैंने बताया था, इसके बारे में भी मैंने ये बताया था, देखो ध्यान से, कि कोई एक पॉपुलेशन है, ठीक है, ये पॉपुलेशन में क्या चीज है, इंडिविजुअल है ये सब, और एक इंडिविजुअल को हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं, ठीक है। तो अगर एक इंडिविजुअल यहाँ से निकल कर हम लोग बोलेंगे दूसरा पॉपुलेशन में जाता है तो इसको हम लोग इकोलॉजी के अनुसार क्या बोलते हैं, ये इंडिविजुअल माइग्रेशन किया, ठीक है। लेकिन ये इंडिविजुअल एक्चुअल में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जीनोटाइप ही तो है ना, मतलब ये जीन का ही तो बना हुआ है ना, ठीक है। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे जेनेटिक्स अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोलेंगे कि वो इंडिविजुअल में क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे जीन का फ्लो, मतलब एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में क्या होगा, जीन का फ्लो होगा। अगर ये जीन का फ्लो होगा तो ये पॉपुलेशन में हम लोग बोलेंगे जेनेटिक फ्रीक्वेंसी जो है, जीन फ्रीक्वेंसी या हम लोग बोलेंगे एलिलिक फ्रीक्वेंसी, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना जीन का फ्लो भी नहीं होना पड़ेगा, किसमें, हम लोग बोलेंगे वैसा पॉपुलेशन जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो जीन फ्लो क्या होता है ये मैंने बताया है, आप देखना प्रीवियस लेक्चर, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट को मैं अलग से बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम लोग एलिलिक ड्रिफ्ट भी बोलते हैं। एलिलिक ड्रिफ्ट का या जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ध्यान से, रैंडम चेंज इन जीन और एलिलिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर कोई भी पॉपुलेशन में अगर जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए तो क्या वो पॉपुलेशन हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, हम लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल ही बोलता है कि जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होना चाहिए। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब हो गया कि सडन चेंज हो गया अगर जीन फ्रीक्वेंसी में या एलिलिक फ्रीक्वेंसी में, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट को मैं अलग से बताऊंगा, बहुत आसान है, ठीक है। और उसके बाद नो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो रहा है दो स्पीशीज के बीच में तो याद रखना इवोल्यूशन होगा, ठीक है। अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे इवोल्यूशन नहीं होगा। तो ये सब सारा का सारा हम लोग बोलेंगे क्राइटेरिया है, हम लोग बोलेंगे ये सब सारा का सारा क्या चीज हम लोग बोलेंगे अजम्पशन है किसका, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं एक लाइन कि हम लोग बोलेंगे कि दोज पॉपुलेशन, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, स्टार देकर लिख रहा हूँ कि दोज पॉपुलेशन
दोज पॉपुलेशन, याद रखना दोज पॉपुलेशन will follow या will obey, those population will obey the Hardy-Weinberg principle. The Hardy-Weinberg principle will not have evolution, ठीक है, will not have evolution, ठीक है, but those population will disobey या disfollow this Hardy-Weinberg principle will have the evolution. इसका मतलब हो गया कि जो भी पॉपुलेशन हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो करेगा वो पॉपुलेशन में कभी भी इवोल्यूशन नहीं होगा। वैसा पॉपुलेशन जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा या डिसओबे करेगा वही पॉपुलेशन में इवोल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऐसा पॉपुलेशन जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है वैसे पॉपुलेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन, या क्या बोलेंगे, हार्डी-वेनबर्ग पॉपुलेशन, या क्या बोलेंगे, हार्डी-वेनबर्ग पॉपुलेशन, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, इस चीज को भी दिमाग में रखना। अब देखो और एक चीज मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि अगर प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसा कोई भी पॉपुलेशन नहीं है जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो करे, ठीक है, याद रखना है। केवल एक पॉपुलेशन ऐसा है जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो करता है, प्रैक्टिकली याद रखना है, और वो पॉपुलेशन ह्यूमन पॉपुलेशन है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करें तो दुनिया में कोई भी ऐसा पॉपुलेशन नहीं है जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो करता है, लेकिन केवल एक ऐसा पॉपुलेशन है जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो करता है, वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखना, प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ ये चीज। अब देखो अब यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान से, कि हार्डी और वेनबर्ग क्या था, दो मैथमेटिशियन थे, ठीक है। उन्होंने क्या दिया, हम लोग बोलेंगे हार्डी, HARDY, हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन दिया, ठीक है, इक्वेशन दिया, और वो इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं p² प्लस हम लोग बोलेंगे 2pq प्लस हम लोग बोलेंगे q² इज इक्वल टू 1, ठीक है, याद रखना है, इस चीज को दिमाग में रखना। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, p प्लस q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, p प्लस q, फिर लिखेंगे p प्लस q इज इक्वल टू 1, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। और ये किसके लिए था, ये आप लोग बोलेंगे किसके लिए था, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी के लिए था, याद करो, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के लिए था ये क्या बोलते हैं, हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन। और मैंने ये भी बताया था कि हार्डी-वेनबर्ग जो इक्वेशन है वो हम लोग बोलेंगे ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी के लिए क्या था, याद करो, ये भी मैंने बताया था, एलिलिक फ्रीक्वेंसी या एलिलिक फ्रीक्वेंसी के लिए क्या था, p प्लस q इज इक्वल टू 1, ये मैंने बताया था, ठीक है। तो इससे अगर p का वैल्यू पता है तो हम लोग बोलेंगे q का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, q का वैल्यू पता है तो p का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, q इज इक्वल टू 1 माइनस p, ठीक है, ऐसे करके निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। कैसे निकालते, क्या क्वेश्चन आता है वो तो मैं बताऊंगा, ठीक है, अब देखना इस चीज को। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल या इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ यहाँ पर। अब क्वेश्चन आता है ये इक्वेशन कैसे करके डेराइव होता है, ठीक है, उसको मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या चीज मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने बता दिया हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल का क्या क्या अजम्पशंस होता है जो मैंने यहाँ पर लिखा था वो भी मैंने बता दिया। मैंने ये भी बता दिया हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल का जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल या हम लोग बोलेंगे हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन जो है वो क्या होता है, ठीक है, वो भी मैंने बता दिया। मैंने ये भी बता दिया कि हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को जो पॉपुलेशन फॉलो करेगा उसके पास इवोल्यूशन होगा या नहीं होगा वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब मैं ये बताऊंगा कि ये जो मतलब ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन कैसे करके डेराइव हो रहा है, ये इक्वेशन कहाँ से आया, ठीक है, याद रखना, ये मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन किसको, ये जो इक्वेशन है ये हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन है ना, इसका मतलब हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन है, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे ये हार्डी-वेनबर्ग में जो अजम्पशंस है उसको फॉलो करेगा, ठीक है। उसमें से देखो पहला जो अजम्पशन क्या है, रैंडम मैचिंग होना पड़ेगा ना, देखो ध्यान से, यहाँ पर रैंडम मैचिंग होगा, देखो इससे भी हम लोग कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये p प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, p प्लस q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या p प्लस q का होल स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं p प्लस q इनटू p प्लस q इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो यहाँ पर p जो है, देखो ध्यान से यहाँ पर देखना ध्यान से, ठीक है, p किसके साथ, यहाँ पर देखो ध्यान से, p किसके साथ आ रहा है, p के साथ आ रहा है, देखो ध्यान से, तो क्या होगा, p के साथ आ रहा है तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, देखो इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसी यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, p के साथ आ रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं pp, ठीक है,
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग पी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर पी स्क्वायर लिख दिया। अब देखो यही पी किसके साथ आएगा, हम लोग बोलेंगे क्यू के साथ आएगा, तो मैं प्लस लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, पी क्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, प्लस पी क्यू। अब देखो ये क्यू किसके साथ आएगा, पी के साथ आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर क्या लिख रहा हूँ, प्लस क्यू पी या पी क्यू, ठीक है, और ये क्यू किसके साथ आएगा, हम लोग बोलेंगे क्यू के साथ आएगा, तो क्यू क्यू लिख दिया मैंने ना, इज इक्वल टू क्या चीज 1। तो अब इसी को देखो ध्यान से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर रैंडम मेटिंग का मतलब क्या था, मैंने क्या बताया था कि एक इंडिविजुअल आसानी से दूसरे इंडिविजुअल तक अप्रोच कर सकता है, मेट कर सकता है और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, एक इंडिविजुअल हम लोग बोलेंगे, दूसरे इंडिविजुअल सारे इंडिविजुअल्स तक आसानी से पहुंच सकता है। देखो ध्यान से, ये इससे इसके साथ भी मतलब यहाँ तक भी पहुंच पा रहा है, ठीक है, और ये पी इसके साथ भी मेट कर पा रहा है या पहुंच पा रहा है। उसी तरह क्यू देखो ध्यान से, पी के पास भी पहुंच पा रहा है और यहाँ पर क्यू के साथ भी पहुंच पा रहा है, ठीक है, तभी जाके हम लोग बोलेंगे क्या चीज पॉसिबल होता है, हम लोग बोलेंगे इक्वेशन पॉसिबल होता है। मतलब ये इक्वेशन किसको बता रहा है, ये इक्वेशन बता रहा है रैंडम मैटिंग को, याद रखना है, ठीक है। तो यही था इक्वेशन किसका, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल का जो इक्वेशन था वो यही था। अब हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में कैसे करके हार्डी-वेनबर्ग ने इस इक्वेशन को डेराइव किया, उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। या एक काम करते हैं, अभी जितना भी मैंने बताया ना, जितना भी मैंने थ्योरेटिकल पार्ट बताया, उससे मैं अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ, ठीक है। तो मैं हम लोग देखने जा रहे हैं अभी CSIR नेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन CSIR नेट में पूछा गया था, थ्योरी पार्ट ऑफ का चीज हम लोग बोलेंगे हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो भी मैंने अभी थ्योरी बताया हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल का, उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस है, ठीक है। उसमें से कुछ क्वेश्चन CSIR नेट का है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस है जो आपको अपने जो थ्योरी है उसके बेस्ड पे, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। देखो यहाँ पर ध्यान से, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज द डेविएशन फ्रॉम द हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। मतलब यहाँ पर जो भी दिया हुआ है उसमें से कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिसकी वजह से हार्डी-वेनबर्ग जो प्रिंसिपल है, जो इक्वेशन है वो डेविएट कर जाएगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहले ये चीज को सोचो कि हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल जो होता है, इक्वेशन जो होता है वो कांस्टेंट क्यों होता है, ठीक है। तो चलो हम लोग ये देखते हैं सबसे पहले हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल कांस्टेंट क्यों होता है। तो हम लोग बोलेंगे, जहां पर हम लोग बोलेंगे कोई भी म्यूटेशन नहीं होगा तब हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल कांस्टेंट होगा, ठीक है। जहां पर कोई भी सिलेक्शन प्रेशर नहीं होगा या नो नेचुरल सिलेक्शन या लैक ऑफ सिलेक्शन प्रेशर, तब हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन कांस्टेंट होगा। जहां पर हम लोग बोलेंगे रैंडम मेटिंग होगा, वहां पर हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल कांस्टेंट होगा। लेकिन जहां पर स्मॉल पॉपुलेशन रहेगा वहां पर हार्डी-वेनबर्ग जो इक्वेशन वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर लार्ज पॉपुलेशन रहता तो कांस्टेंट क्या था, तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इसका आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा कि यहाँ पर स्मॉल पॉपुलेशन अगर होगा तो हार्डी-वेनबर्ग जो इक्वेशन है वो डेविएट कर जाएगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। उसी तरह देखो ध्यान से दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। मतलब इनमें से कौन हम लोग बोलेंगे हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल का अजम्पशन नहीं है, ठीक है। तो स्मॉल पॉपुलेशन याद करो, स्मॉल पॉपुलेशन ही तो अजम्पशन नहीं है ना, लार्ज पॉपुलेशन था अजम्पशन में, रैंडम मेटिंग था अजम्पशन में, नो नेचुरल सिलेक्शन था अजम्पशन में, नो म्यूटेशन था अजम्पशन में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्मॉल पॉपुलेशन ये अजम्पशन में नहीं था, किसका, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल का, ठीक है। अगर यहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन होता तो सही हो जाता। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पर क्या मैंने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने लिखा है कि वन कंडीशन स्पेसिफाइड फॉर हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल इज, इसमें से कौन सा ऐसा कंडीशन है जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के लिए स्पेसिफाइड है, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं, कि डोमिनेंट एलील रिप्लेस बाय रिसेसिव एलील। ऐसा तो कुछ हम लोग पढ़े नहीं कि डोमिनेंट एलील किसको रिप्लेस कर जा रहा है, रिसेसिव एलील है, ऐसा तो हम लोग पढ़े नहीं है। हम लोग बस दो ही चीज के बारे में पढ़े हैं, जीन फ्रीक्वेंसी के बारे में, एलीलिक फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो हम लोग बोलेंगे ये तो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, ठीक है। लैक ऑफ जीन पॉलीमॉर्फिज्म, ऐसा कुछ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, ऐसा कुछ हम लोग पढ़े हैं कि जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म का यहाँ पर कुछ भी कॉन्सेप्ट देखें जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म से हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल में नहीं, तो ये भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, ठीक है, ये भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा है। माइग्रेशन हाँ बिल्कुल माइग्रेशन स्पेसिफाई करेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर क्या है, वन कंडीशन विच स्पेसिफाई फॉर हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, क्या माइग्रेशन स्पेसिफाई करता है, हम लोग बोलेंगे नहीं। अगर माइग्रेशन होगा तो हम लोग बोलेंगे हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल अप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि अजम्पशन में क्या था, नो माइग्रेशन या नो जीन माइग्रेशन या नो जीन फ्लो, ठीक है। तो ये भी हम लोग बोलेंगे ये भी स्पेसिफाइड नहीं है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के लिए।
रैंडम मैटिंग, देखो ये स्पेसिफाई है, याद करो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल होने के लिए क्या होना पड़ा था, हम लोग बोलेंगे रैंडम मैटिंग होना पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ से कौन मोस्ट ये कौन सा आंसर होगा, हम लोग बोलेंगे रैंडम मैटिंग इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। उसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 4 को जो हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेबलाइजेस हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल इन ए पॉपुलेशन, मतलब इनमें से कौन है जो हम लोग बोलेंगे हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को डिस्टेबलाइज करता है, हम लोग बोलेंगे फ्लक्चुएट करवा देता है, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं वन बाय वन। एब्सेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, याद करो हम लोग क्या देखे थे, अजम्पशन में क्या थे, नो नेचुरल सिलेक्शन, या हम लोग बोलेंगे एब्सेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तब तो ये तो बिल्कुल ये तो फ्लक्चुएट नहीं कराएगा, ठीक है। रैंडम मैटिंग ये भी फ्लक्चुएट नहीं कराएगा। उसके बाद हम लोग बोलेंगे माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अदर, ये फ्लक्चुएट करा देगा, तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सी। एब्सेंस ऑफ जीन म्यूटेशन ये भी फ्लक्चुएट नहीं कराएगा, ठीक है। तो फ्लक्चुएशन किसकी वजह से आएगा, डिस्टेबलाइज किसकी वजह से होगा, हम लोग बोलेंगे हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन माइग्रेशन की वजह से, क्योंकि माइग्रेशन में मैंने क्या बताया था, नो माइग्रेशन, या हम लोग बोलेंगे नो जीन फ्लो या नो जीन माइग्रेशन, ठीक है, ये मैंने बताया था। इसका आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी। आसान है, देखो क्या ध्यान से, कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये पूछा गया था जून 2019 में सीएसआईआर नेट का क्वेश्चन है, पार्ट सी का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बोला गया है क्वेश्चन की द हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, ओवर जनरेशन इफ सर्टेन असम्पशंस आर मेड। मतलब बोल रहा है कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी होता है किसी भी पॉपुलेशन को, वो कांस्टेंट होता है ओवर जनरेशन आफ्टर जनरेशन, अगर सर्टेन यहाँ पर असम्पशंस दिया गया है तब। तो क्या क्या असम्पशन दिया गया है, रैंडम मैटिंग, मेड चॉइस, स्मॉल पॉपुलेशन साइज, लार्ज पॉपुलेशन साइज, लैक ऑफ म्यूटेशन, डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है, ये सब असम्पशंस दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मतलब असम्पशंस विल कॉज द चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी ओवर जनरेशन, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा असम्पशन है जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे जो एलील फ्रीक्वेंसी होगा ना वो चेंज हो जाएगा, मतलब हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन या प्रिंसिपल फ्लक्चुएट कर जाएगा, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा असम्पशन है, तो देखो ध्यान से, रैंडम मैटिंग अगर हम लोग देखेंगे तो रैंडम मैटिंग में हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन कांस्टेंट रहेगा, तो मैं सी लिख दे रहा हूं, फ्लक्चुएट नहीं करेगा। और क्या है, मेड चॉइस, तो मैंने क्या बताया था, नो मेड चॉइस, इसमें फ्लक्चुएट कर जाएगा हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन या प्रिंसिपल। स्मॉल पॉपुलेशन साइज, इसमें फ्लक्चुएट कर जाएगा, याद करो लार्ज पॉपुलेशन साइज होना पड़ा था, लार्ज पॉपुलेशन साइज इसमें कांस्टेंट रहेगा हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन। लैक ऑफ म्यूटेशन का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे नो म्यूटेशन, ये इसमें भी कांस्टेंट रहेगा। डायरेक्शनल सिलेक्शन या हम लोग बोलेंगे नेचुरल सिलेक्शन, तो वहां पर हम लोगों ने क्या देखा था, नो डायरेक्शनल सिलेक्शन या नो सिलेक्शन प्रेशर या नो नेचुरल ये सिलेक्शन, तो यहाँ पर फ्लक्चुएट कर जाएगा। तो किसमें किसमें कौन कौन क्राइटेरिया में फ्लक्चुएट करेगा, मेड चॉइस में, स्मॉल पॉपुलेशन में और पॉपुलेशन साइज में, और हम लोग बोलेंगे डायरेक्शनल सिलेक्शन में फ्लक्चुएट कर जाएगा। अब देखो बी सी और एफ किस में आ रहा है, देखो ध्यान से ऑप्शन में बी सी एफ नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या, इसका आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। देखो कितना आसान क्वेश्चन आता है, ठीक है। बार बार देखो ध्यान से, यहाँ पर जीन फ्रीक्वेंसी, एलीलिक फ्रीक्वेंसी, यही सबसे तो रिलेटेड क्वेश्चन है ना, ठीक है, याद रखना जो मैंने बताया है। अब देखो ध्यान से, ये था क्वेश्चन सीएसआईआर नेट 2019 जो में पूछा गया था पार्ट सी का। अब देखो ये था सीएसआईआर नेट 2012 में पूछा गया था, बहुत पहले क्वेश्चन पूछा गया था पार्ट बी में, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल कम्स फ्रॉम कंसीडरिंग व्हाट हैपेंस व्हेन मेंडेलियन जीन्स एक्ट इन ए पॉपुलेशन। The model predicts that there will no change in allele frequency when, मतलब ये यहाँ पर ये बता रहा है कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल का अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं कि एलील फ्रीक्वेंसी या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा, कब चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया कि माइग्रेशन इनटू पॉपुलेशन अकर्स इनटू स्टेडी स्टेट, अगर माइग्रेशन होगा तो जीन फ्रीक्वेंसी तो चेंज कर जाएगा ना, तो मैंने क्या बताया था असम्पशन में, नो माइग्रेशन, तो पहला स्टेटमेंट नहीं होगा। दूसरा हम लोग बोलेंगे द पॉपुलेशन सफर फ्रॉम बोतलनेक से पॉपुलेशन सफर करेगा, तब हम लोग बोलेंगे जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, चेंज हो जाएगा, क्योंकि बोतलनेक किसका टाइप होता है, बोतलनेक का टाइप होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट का, और यहाँ पर अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा मतलब हम लोग बोलेंगे जीन फ्रीक्वेंसी या एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, मैंने क्या बताया था, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा। स्टेटमेंट नंबर 3 में देखो, ए रेयर न्यू म्यूटेशन इज एसोसिएटेड विद ए शार्प इंक्रीज इन फिटनेस, अगर न्यू म्यूटेशन होगा तो फिर कैसे जीन फ्रीक्वेंसी या हम लोग बोलेंगे एलीलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा, ठीक है, कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, तो ये भी हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट तो होगा नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग बोलेंगे कि क्या बचा ऑप्शन नंबर 4 ही बचा, तो यही होगा।
अब हम यहाँ पर क्या लिखा, नो इवोल्यूशनरी प्रोसेस इज एट वर्क। इसका मतलब हो गया कि हम लोग बोलेंगे जब कोई भी इवोल्यूशनरी प्रोसेस वर्क नहीं करेगा तभी हम लोग बोलेंगे जो फ्रीक्वेंसी होता है एलिलिक फ्रीक्वेंसी वो क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे चेंज नहीं करेगा, कांस्टेंट रहेगा। नो इवोल्यूशनरी प्रोसेस एट वर्क का मतलब क्या हो गया, जितना भी मैंने बताया था कि क्या चीज, नो जीन म्यूटेशन, नो रिकॉम्बिनेशन, नो नेचुरल सिलेक्शन, और क्या क्या बताया था, नो जीन फ्लो या नो जीन माइग्रेशन, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये सब सारा का सारा किसमें आएगा, नो इवोल्यूशनरी प्रोसेस में आएगा। ठीक है, तो ये इसका हम लोग बोलेंगे कुछ क्वेश्चंस थे ये जो सीएसआई नेट में भी पूछे गए थे, और हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ये थ्योरी से रिलेटेड, थ्योरेटिकल पार्ट जो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल का, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब हम लोग अगले लेक्चर में क्या देखेंगे कि ये जो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल ये आया कहाँ से आया है, ठीक है, मतलब कहाँ से डिराइव हुआ और कैसे करके डिराइव हुआ वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, किस किस टाइप का न्यूमेरिकल्स होता है, क्या क्या पैटर्न होता है, क्या क्या टाइप्स होता है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ये सब मैं बताऊंगा, ट्रिक भी मैं बताऊंगा। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैसे करके हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन डिराइव हुआ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।